नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में आ चुके हैं और विजय त्रिवेदी मुझे बहुत दूर से दिखाई दे रहे हैं, पहुंचने वाले हैं इस प्रोग्राम में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया जी में थे और वहां उन्होंने जो अभी आज भाषण किया उससे आप ये समझिए कि उन्होंने अपना बिहार का चुनाव सेट कर दिया। ये पता लग गया कि एनडीए के, बीजेपी के इस चुनाव के बड़े मुद्दे क्या होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तर्कश में बहुत सारे तीर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को अपने निशाने पर लिया। वो तो उनको लेना ही था, लेकिन इस बार उनके पास वजह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में देश के संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लोग भ्रष्टाचार भी करेंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। तो हम ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए कानून लेकर के आए हैं। लेकिन उसके बाद बहुत विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द है, खासतौर पर कांग्रेस और आरजेडी का उन्होंने नाम लिया। वो बात कर रहे थे उन संविधान संशोधन विधेयकों की जो कि अभी पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए गए 2 दिन पहले, और उसको लेकर बहुत जबरदस्त विरोध विपक्ष का देखने को मिला और ये भी चुनौती दी गई कि सरकार इन बिलों को पास करवा ही नहीं पाएगी। तो प्रधानमंत्री ने आज इसको मुद्दा बनाया और कहा कि क्या ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करें वो जेल से फाइलें भी साइन करें, यह किसी को स्वीकार्य हो सकता है? क्या आपको यह स्वीकार्य होगा? तो उन्होंने जनता से ही इस पर हामी भरवाई। यह मुद्दा नंबर 1। इसके अलावा उन्होंने कहा, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से एक बहुत बड़े खतरे के प्रति आप सबको आगाह किया था, वो था घुसपैठियों का खतरा। और आरजेडी, कांग्रेस इन घुसपैठियों में अपना वोट बैंक देखती है, इसलिए वो इन पर किसी सूरत में आंच नहीं आने देना चाहती। इसीलिए ये इतना हंगामा, इतना शोर आपको बिहार में सुनाई दे रहा है। और उनका तीसरा मुद्दा था जो वादा उन्होंने बिहार की धरती पर जाकर किया था पहलगाम हमले के बाद, कि आतंकवादियों को और उनके पैरोकारों को दुनिया के दूसरे कोने से भी ढूंढ कर लाएंगे और सजा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपना वादा जो आपके सामने किया था उसको मैंने पूरा किया। तो ये 3 बड़े बातें प्रधानमंत्री के आज के भाषण की थी। और इसके अलावा बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, राहुल गांधी के कहां जाने से, कहां न जाने से विवाद हो गया, इसकी बात, राहुल गांधी आजकल लोगों से क्या नारे लगवाते हैं अपनी बिहार में वोट अधिकार यात्रा में, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री की बातें आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या देश का कोई मंत्री भ्रष्टाचार करे, जेल जाए, तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना उसकी कुर्सी खुद ब खुद चली जाएगी। यह बात पहली बार प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता के सामने कैसे कही, सुनिए। आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी।
हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती? ये कह रहे हैं आप। देखिए, प्रधानमंत्री ने अब देश की राजनीति में एक बार फिर करप्शन को, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना दिया। और उन्होंने क्या कहा, अब जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल भी जाएगा और पद भी गवाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए हम ये कानून लेकर के आए हैं। और इस करप्शन से किसको प्रॉब्लम है, करप्शन किसको चाहिए, इस बिल से कौन परेशान है? तो उन्होंने कहा ये विपक्ष है, बिहार की कांग्रेस और आरजेडी है। त्रिपाठी जी, देखिए, ये तो स्वाभाविक था। मतलब सबसे जो आसान अनुमान लगाना था वो यही था कि बिहार के चुनाव में भ्रष्टाचार फिर से बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और बिहार में इस बार 2020 जैसा चुनाव नहीं है। 2020 में तेजस्वी चेहरा थे, इस बार फिर से लालू प्रसाद यादव चेहरा है। इस बार फिर से लालू जी हर मंच पर, हर जगह वो आगे आगे दिख रहे हैं। यानी लोगों को भ्रष्टाचार याद आएगा। वो जो क्या ट्रेजरी से चारा घोटाला, चारा चोरी, क्या क्या हुआ था कई जगहों पर, वो सब सामने आएगा। लेकिन ये तो लोगों को हिट करेगा ना कि भाई भ्रष्टाचार भी करेंगे, जेल भी जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमें सरकार चलाने दो, हमें सरकार से मत निकालो। इसका मतलब क्या हुआ? आप चाहे जो नैतिकता के पैमाने तय कर रहे हो, नेता का पैमाना एक है। क्या? कुर्सी मिल जाए, कुर्सी से हिलेगा नहीं, कुर्सी पे बैठा रहेगा, नहीं होगा तो जेल के भीतर एक बढ़िया वाली कुर्सी लगवा लेगा, वहां से साइन करके भेजेगा। हो सकता है आगे आने वाले समय में वो ये भी कहे कि यही हमें कैबिनेट करने दीजिए, क्योंकि एक बार आपको याद है कि मीम चल रहा था ना कि अरविंद जी क्या करेंगे, बैरक नंबर 4, बैरक नंबर 6, बैरक नंबर 3 सबसे बुलाएंगे और वहीं कैबिनेट की मीटिंग कर लेंगे। लेकिन लोकतंत्र के तौर पर जनता के लिए ये कितना शर्मसार करने वाला है, उन्हें कितनी पीड़ा देने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको और ज्यादा रेखांकित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसको, देखिए आप कैसे एक आम सरकारी आदमी से भी जोड़ा कि कोई क्लर्क हो, पीएन हो सरकारी, वो अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, वो 50 घंटे केवल कस्टडी में रहे तो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन यहां नेता मंत्री कोई कितना भ्रष्टाचार कर ले, वो जेल भी जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री भी बना रहेगा। सर, तो करप्शन अब एक प्रमुख मुद्दा एक बार फिर बनेगा बिहार में। चुनाव में मुद्दे विपक्ष ने भी अपने रेखांकित कर लिए और एनडीए ने भी कर लिए। विपक्ष तो एसआईआर को लेकर के, वोट चोरी को लेके, मताधिकार, एक वोट एक, इसको लेके आगे बढ़ रहा है। दूसरे मुद्दे भी हैं, महंगाई और सब, बेरोजगारी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के भाषण से ये हो गया कि एनडीए का मुद्दा वहां पर मुख्य रूप से जो लालू प्रसाद यादव की सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और जिसमें उनको सजा भी हुई चारा घोटाला में, उसको केंद्र करके और जो और तमाम जांचें चल रही हैं उसको मुद्दा बनाएगा। और
चूंकि ये नया जो अभी कानून जो बिल पेश किया गया, कानून तो भी नहीं बना है, बिल जो पेश किया गया और अभी जेपीसी को दिया गया है, उसको प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार के एक नए कदम के रूप में प्रचारित करके कि भाई हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानूनी व्यवस्था ला रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचारी नेताओं की, देखिए नेताओं को लेके पब्लिक में आम धारणा रहती है कि सारे नेता भ्रष्ट होते हैं, एक जनरल परसेप्शन है। तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को जब बोलेंगे तो ये एक मुद्दा वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी बनाया गया था, जब एनसीपी के लोगों को कहा गया था 17,000 करोड़ के घोटाला, अगले दिन अजीत पवार आ गए थे एनडीए में तो ख़त्म हो गया। एक और बड़ा दिलचस्प है, कई बार इतिहास लोग भूल जाते हैं, गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी तो एक मंत्री थे, 3 साल से हुई थी भ्रष्टाचार आरोप में। अच्छा। और वो मंत्री बने रहे, बाद में फिर हाईकोर्ट से बरी हुए। तो इस तरह के उदाहरण भी हैं। वो कांग्रेसी होमवर्क नहीं करते, वो तो अमित शाह जी वाला ले आते हैं जो कि बिल्कुल गलत था। अमित शाह जी ने इस्तीफा दिया था जब उनके खिलाफ आरोप लगा था। तो लेकिन भ्रष्टाचार एक मुद्दा बना के एनडीए मैदान में उतरेगा, क्योंकि लालू यादव के जो राजद है उसका जो राज था उसमें 2 मुद्दे प्रमुख थे, भ्रष्टाचार, चारा घोटाला और दूसरा जंगल राज। और ये दोनों मुद्दे जो है बीजेपी और एनडीए उठाएंगे, नीतीश कुमार भी उठाएंगे। और अब विपक्ष कैसे काउंटर करता है वो अपने मुद्दों की बात करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये बिल पार्लियामेंट में आया है, परसों ही आया है, और आज प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा चुनावी रैली से, वैसे सरकारी कार्यक्रम था लेकिन आप ये मानिए कि अब तो ये चुनावी सभा थी एक किस्म की, यहां से प्रधानमंत्री ने उठा दिया। निश्चित रूप से जिस तरीके से अमित शाह ने लोकसभा में इस बिल को लेकर बोला है और जिस तरीके से इसको लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट बोला और वो सीधे अरविंद केजरीवाल पे था कि भाई जेल में बैठकर आप फाइल साइन करते थे और संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का समय देखने को मिलेगा भारत के अंदर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कहा कि भाई प्रधानमंत्री से लेकर चाहे मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वह कुर्सी पर नहीं रहेगा, उसको जाना होगा, ये तय है। तो प्रधानमंत्री मोदी इसी ग्राउंड को लेकर मुझे लगता है पूरे देश के अंदर भूमिका बनाएंगे। उसके बाद उनको बंगाल में भी जाना है, बंगाल में भी वो इस बात का, आज ही बंगाल जाने वाले, बंगाल में भी वो इस बात का जिक्र करेंगे लगातार। और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी की यूएसपी ईमानदारी प्रशासन की रही है। 2014 से लेकर 2021 तक देखेंगे तो भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल से कोई गया नहीं या किसी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं आया। तो जिस बात का उनको गर्व है वो, और जिनको जो यूएसपी वो उसको बता रहे कि भाई मेरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है और मैं किसी को यह अनुमति भी नहीं दूंगा कि भविष्य में या कोई किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते रहे और प्रशासन करते रहे। तो प्रधानमंत्री इस बात को लेकर लंबे समय तक जाने वाले। लेकिन एक बात भी है कि अभी जनता की याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। अब नीतीश कुमार 2020 का चुनाव लड़े थे, उस समय उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ कितना हमलावर अख्तियार किया था। बाद में जब तेजस्वी के साथ सरकार बनाई तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने तेजस्वी के साथ सरकार बना ली, आप तो इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे लालू प्रसाद पे, तेजस्वी पे। तो नीतीश कुमार का बयान था कि भाई पिता के भ्रष्टाचार को बेटा से कोई कंसर्न नहीं है, तेजस्वी पे कोई आरोप नहीं है, इसलिए हमने तेजस्वी के साथ सरकार बनाई है, तेजस्वी पाक साफ है। अब वो पाक साफ तेजस्वी अब चुनाव लड़ रहे हैं तो अब तेजस्वी को फिर भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता ने 2020 में भी इस भ्रष्टाचार पे दिया था, सिर्फ 12,000 वोट का फर्क रहा था दोनों के बीच में। तो ये देखना होगा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना हो। वैसे भी अगर एक लाइन जोड़ देता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा वैसे भी नैतिकता का होता है सर। अगर पार्टियां खुद नैतिक हो जाए, किसी भी भ्रष्टाचार को अपने शामिल न करे, मंत्री न बनाए, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छा होगा। कानून बनाने की जरूरत नहीं है, बिहार बड़ा मामला। बिहार में चूंकि लालू प्रसाद यादव ने जैसे उन पर उनको जेल का हुआ वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं दिया। तो दिल्ली में मुद्दा जरूर चला और दिल्ली में उसका नतीजा भी आम आदमी पार्टी ने भुगता। बिहार में कितना चलेगा ये थोड़ा सा प्रश्न है, क्योंकि लालू जी ने इस्तीफा दे दिया था जैसे उन पर आरोप लगा और चार्जशीट फाइल हुई, उसका उनको इस्तीफा देना। अब ये चारा घोटाले वाली बात की शेल्फ लाइफ कितनी है इस पर निर्भर करता है कि ये मुद्दा कितना बिहार में चलेगा। दूसरी एक बात ये कि कानून अभी बिल आया है, अभी ये कानून बनते बनते देखिए अगले सत्र में भी हो पाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन तब तक ये बिहार के चुनाव में जरूर उठाया जाएगा। चुनाव में मुद्दा उठाने की बात है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण दे रहे थे, सरकारी कार्यक्रम था। मुझे तो गवर्नर साहब वहाँ पर मौजूद है तो सरकारी कार्यक्रम ही होगा, आरिफ मोहम्मद साहब वहाँ मौजूद हैं। लेकिन आपने कहा चुनावी भाषण है, लेकिन चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री जी जो बिल रखा संसद में उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी विनोद जी ने कह दिया कि भाई बिहार में क्या चर्चा कर रहे हैं। बिहार में तो लालू जी ने इस्तीफा दे दिया था जैसे ही आरोप लगे थे मुख्यमंत्री पद से। तो ये कानून तो इसी बात के लिए ना कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि आप जेल जाते हैं तो इस्तीफा नहीं दें। तो ये इशू बनाया कि इसका विरोध कौन कर रहा है, क्या वो करप्शन के साथ है जो कर रहे हैं? बिहार का उदाहरण। और यदि हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो केवल अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने इस्तीफा ना दिया हो। जयललिता जी हों, लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हो, जो भी लोग रहे, एक भी नहीं है।
इसमें मसला ये नहीं है, मसला उमा भारती ने दिया था। उमा भारती है। पॉलिटिकल मॉरलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं और राजनीतिक नैतिकता पर चर्चा करते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल मॉरलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से ऊपर है? पहली बात। दूसरी बात, इसमें विरोध इस बात का नहीं है कि कानून क्यों लाए आप, विरोध इस बात का कि आप उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अब आप कहेंगे आपने कानून तो अभी लाए नहीं है, इस्तेमाल की क्या बात होगी। तो पिछले 10 साल में 12 मंत्री, मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक अच्छी रिपोर्ट छापी है, 12 इंस्टेंसेज हैं, 12 के 12 मंत्री, जिसमें जयललिता जी और अरविंद केजरीवाल 2 मुख्यमंत्री हैं, 12 के 12 मंत्री नॉन बीजेपी हैं। एक भी बीजेपी मंत्री, संतरी, सरकार, नेता कोई भी उसमें नहीं है जिन पे पीएमएलए के केस लगे हो। दूसरी बात, पीएमएलए के केस में 30 दिन में जमानत मिलना नामुमकिन सा है। तो आप किसी पर भी पीएमएलए का केस लगाइए, 30 दिन तक तो उसे जमानत नहीं मिलेगी, तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो वो एक सरकार गिराने की साजिश के तौर पर, आरोप के तौर पर तो लिया ही जा सकता है, किसी की भी साजिश के तौर पर। अभी तो हम सर, क्योंकि अभी आज बात हो रही है चुनाव के मुद्दे की, तो एक मुद्दा प्रधानमंत्री ने आर्टिकुलेट किया कि ये अब बिहार के चुनाव में रहेगा। 20 साल पुरानी सरकार का करप्शन, मुझे नहीं लगता, जैसे आपने कहा ना शेल्फ लाइफ कितनी है, वो उस पर निर्भर करता है। लालू जी पर तो है ही आरोप, इसमें कोई बात ही नहीं है। आरोप क्या, वो तो कन्विक्टेड है। अब जो दूसरी बड़ी बात आज प्रधानमंत्री ने कही, जो दूसरा बड़ा मुद्दा बिहार में पहले से बना हुआ है, प्रधानमंत्री ने उसको आज दोहराया, घुसपैठियों का। आज विपक्ष पूछता है, आरजेडी कांग्रेस पूछते हैं भी एसआईआर चल रहा है, कितने घुसपैठिए पकड़े गए, इलेक्शन कमीशन ये बताएगा। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है, क्योंकि ये वोट बैंक है और घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है आज का विपक्ष। एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। अब तो घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक फुटबॉल जैसा बन गया है। इधर से प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं घुसपैठियों से प्यार क्यों, दूसरी तरफ से पूछा जाता है घुसपैठिया है कौन, कहां है, कितने पकड़े, कौन बताएगा। त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए, ये मुद्दा तो है और मैं बार बार याद दिलाता हूं कि इंदिरा गांधी 70 के दशक में असम को लेकर उन्होंने चिंता की थी और कहा कि पूरे देश में असम के रास्ते पहुंच जा रहे हैं, और उनका शब्द जो था कि हमें नहीं सूझ रहा है कि इससे कैसे हम निपट पाएंगे। आज 2025 में हम खड़े हैं और पहली बार कोई सरकार है जिसने 2-2.5 हजार बांग्लादेशियों को चिन्हित करके भेजा है। बीच की किसी सरकार ने घुसपैठियों को चिन्हित नहीं किया। अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक कानून लगा दिया है, कानून क्या कहे, मतलब नियम लगा दिया है, कानून कहना ठीक नहीं है, नियम लगा दिया है। कहा 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति का हम आधार नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? वो घुसपैठिया हो सकता है, बच्चा पैदा होते ही तो हो नहीं जाएगा, उसकी उम्र जो होगी तो हो नहीं जाएगा, बच्चों को भी लेके आए तो वो भी कर सकता है, वो भी है गुंजाइश। लेकिन इसका मतलब भारत उस विभीषिका से गुजर रहा है इन घुसपैठियों की वजह से, जिसको ये कानूनी तौर पर नियम में फंसाकर और जाने क्या क्या करके नेता लोग हल्का कर रहे हैं। वो इस मुद्दे को एकदम खारिज कर दे रहे हैं। ये चुनाव में वोट का मुद्दा नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है।
और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के पहले ये बात कर रहे हैं तो चुनाव से जोड़ा जाएगा। लेकिन किस चुनाव में बीजेपी ये मुद्दा नहीं उठाती? और क्या ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी का है? जब यही एक बात लोगों को समझ में आती है तो घुसपैठिया कौन है, कहां है, इसकी चर्चा वो बाद में करता है। कहता है बीजेपी घुसपैठियों को चिन्हित करके निकालने की बात कर रही है, जो दूसरे हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा बनेगा अपने आप नहीं, प्रधानमंत्री ने बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी आपका हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं। नहीं, मुद्दा है भी, इसको समझिए, ये मुद्दा है। मैं फिर कह रहा हूं, वोट में कितना कन्वर्ट होगा, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अब जैसे झारखंड में चूंकि आदिवासी नेता के तौर पर हेमंत सोरेन जबरदस्त थे, तो लगा कि वो मुद्दा नहीं काम किया घुसपैठियों का। लेकिन ये मुद्दा है, ये लोगों को नोएडा दिल्ली में परेशान करता है। वोट कितना जाएगा अलग बात है, और मुद्दा बन रहा है। ठीक है तो, सर घुसपैठिया मुद्दा है, लेकिन घुसपैठिया कहाँ है, ये मुद्दा है। वही बात हो गई। और ये पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह से घूम रहे हैं। एक जमाने में बीजेपी राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिज्म पर बात करती थी। अब मुझे लगता है राहुल गांधी पर तो छोड़ दिया, ये घुसपैठिया पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। अभी पिछले दिनों तक ये झारखंड में थे घुसपैठिए, अब बिहार आ गए, अब बिहार आ गए, फिर बंगाल, अब फिर बंगाल चले जाएंगे। आसाम निकाल रहे हैं क्या आप? 3 करोड़ लोग कहते हो आपके घुसपैठिए, 1200 को करके आप यहाँ पर रैली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। और अभी जो SIR की सारी एक्सरसाइज हुई, उसकी शुरुआत ही घुसपैठियों से हुई थी। अभी तक की रिपोर्ट में मुझे तो जानकारी नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने को आइडेंटिफाई किया घुसपैठियों को। उन्होंने कहा हमने डेमोग्राफी मिशन बनाने का फैसला किया। डेमोग्राफी मिशन तक तो चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर तो बंगाल के चुनाव में डेमोग्राफी वही तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा देश का मुद्दा है। नहीं, देश का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी चुनाव के वक्त मुद्दा बनाती है। मुद्दा तो देश का ही, मैं तो कह रहा हूँ घुसपैठिया मुद्दा है, लेकिन घुसपैठिया कहाँ है, ये सवाल है। बोलिए सर, आप कह रहे हैं केवल चुनाव के लिए याद आया ये मुद्दा? चुनाव कहाँ, कब बीजेपी ने इसको, लाल किले की प्राचीर से चुनाव है या किसी भी वक्त, हर चुनाव में अगर हर चुनाव में बात कर रहे हैं तो ये चुनावी हो गया। वो कह रहे हैं झारखंड और बिहार के बीच में क्या किया घुसपैठियों को निकालने के लिए। कहता रहा हूं कि 2,500 लोग जो भेजे गए वो भी इसी सरकार ने भेजे, कभी तो हमने नहीं देखा। वक्त था ना, आप बिहार के घुसपैठियों को पहले ही निकाल देते। समीर जी देखिए, क्या सरकार गंभीर है इस विषय पर, केवल चुनाव के लिए मुद्दा? नहीं, निश्चित रूप से गंभीर है। सरकार हर बार घुसपैठियों को लेकर जिक्र करे, और आसाम में तो हेमंत बिश्वा शर्मा ने जो किया है वो भी इस संदर्भ में है। लेकिन मुझे लगता है कि बार बार ये कह देना कि भाई चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। झारखंड के अंदर भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था। हेमंत बिश्वा शर्मा तो वहाँ चुनाव के प्रभारी थे, शिवराज सिंह चौहान प्रभारी थे, उन्होंने भी घुसपैठियों का जिक्र किया। चुनाव परिणाम जब आया तो हेमंत सोरेन का जो बयान आया है, पहले बार चुनाव परिणाम आते ही जो दूसरा बयान था, उन्होंने क्या कहा था कि घुसपैठिया का बहुत राग अलाप रही थी बीजेपी यहाँ पर, देखा सारे घुसपैठियों ने हमको वोट दिया। मतलब वो उनको ये कहना चाहिए था कि भाई घुसपैठियों का मुद्दा है, हमें झारखंड की जनता ने वोट दिया है, और वो कहते हैं कि घुसपैठियों ने हमको वोट दिया है। वो खुलकर इस बात का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेसी मंत्री ने कहा था कि सिलेंडर देंगे घुसपैठियों को सस्ते में, 400 रुपए में सिलेंडर देंगे घुसपैठियों को। तो ये पूरे देश के अंदर है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर खासतौर से मुंबई में कर रहे हैं, आदेश दिया है कि भाई घुसपैठियों को बाहर करना है, ये समस्या बहुत बड़ी है। ये ऐसी समस्या नहीं कि प्रधानमंत्री आज बोलेंगे और कल खत्म हो जाएगी। ये राज्य का विषय भी है, केंद्र का है तो राज्य का भी विषय। क्या राज्य सहयोग कर रहा है? ठीक है सर, राज्य में ममता बनर्जी सहयोग कर रही है। सर बताइए, इसमें इस मुद्दे पर ईमानदार कौन दिख रहा है? इस मुद्दे पर देखिए, बीजेपी का ये मुद्दा बहुत पुराना है, आज से नहीं है। मुझे तो जोशी जी का भाषण याद है कि एक बड़ा नाटकीय ढंग से बोलते थे वो, कि एक व्यक्ति ढाका से चला, आसाम में घुसा, बंगाल पहुंचा, बंगाल से बिहार पहुंचा, बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंचा, उत्तर प्रदेश से और गुजरात तक पहुंच गया। उस तरह बोलते थे। ये बात है 90s में, जब मतलब 91, 92, 93, 94 जब वो अध्यक्ष थे भाजपा के, तब से मुद्दा बहुत पुराना है घुसपैठियों का। और वैसे है भी, ऐसा नहीं घुसपैठियों का मुद्दा कोई मतलब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है। जो विजय जी कह रहे हैं मैं भी मान रहा हूँ, मुद्दा है और इसको सलीके से हल करना चाहिए। दिक्कत क्या हो रही है, इसके बहाने आप बार बार जब ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं ना, तब दिक्कत पैदा होती है। और क्या होता है, दोनों तरफ से ध्रुवीकरण होता है। विपक्ष जो है वो अपने वोट बैंक का ध्रुवीकरण करता है घुसपैठियों का, और बीजेपी अपना करती है। समस्या क्या आती है कि आप कोई दिल्ली में कोई मुसलमान है, बंगाली बोल रहा है तो बांग्लादेशी हो गया। जैसे पश्चिम, अभी एक महिला का कोर्ट ने संज्ञान लिया है जो गर्भवती है, जिसको सीमा पार कर दिया गया है, और वो बांग्लादेश वाले उसको ले नहीं रहे हैं। अभी कोर्ट वहां पर। सर ब्रेक खत्म हो गया, आगे कंटिन्यू कर लेंगे इस बात को। आपने कहा कि घुसपैठियों के बहाने पोलराइजेशन के प्रयास भी होते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से होते हैं। तो आप खबर दिल्ली की देता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में एक बार फिर हंगामा। मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक सभा में थी और वहां पर एक शख्स आकर शोर करने लगा, नारे लगाने लगा। इस व्यक्ति को तुरंत पुलिस ने पकड़ा। पहले आपको दिखाते हैं वहां हुआ क्या। भारत माता की,
देखो भारत माता की जय जोर से बुलाना। देखो भारत ये माता की जय जोर से बुलाना। अभी आपको मालूम ही है, परसों उनके घर पर जो हुआ था 2 रोज पहले, जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति गया, गुजरात के राजकोट से आया था, किसी बात से किस बात से वो प्रेरित होकर के उसने ऐसा किया अब तक पता नहीं चला है, लेकिन उसने मारपीट तक की मुख्यमंत्री के साथ। और यहाँ एक महिला को भी आप देख रहे हैं सामने, पुलिस वाले जो हैं वो अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, और एक व्यक्ति वहाँ से पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है, वो नारेबाजी जो है वो कर रहा था। अब मुद्दा इतना बड़ा बन गया, किसी एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसी घटना हो जाना, तो अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बदले गए कल। हालांकि पुराने जो कमिश्नर थे उनके पास अस्थायी प्रभार था ये, लेकिन इसी घटना के बाद कमिश्नर का बदला जाना सीधे इस वाकये से जोड़ करके देखा जा रहा है। और आज जब बाहर निकली मुख्यमंत्री पहली बार इस सारे वाकये के बाद, तो फिर उनकी सभा में हंगामे का प्रयास किया गया। अब ये आदमी कौन था, क्यों आया था, पॉलिटिकल वर्कर था क्या, ये भी साफ नहीं है। दूसरा आपको बता दूं, जो रेखा गुप्ता जी वाला मामला है वो भी बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। जो राजकोट का ऑटो ड्राइवर दिल्ली आया, जिसने उनके साथ ये हाथापाई की, एक फिजिकल असॉल्ट था वो पूरा, वो किया, उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने पैसे ट्रांसफर किए थे दिल्ली पहुंचने से पहले, वो व्यक्ति भी हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम राजकोट में वो पकड़ा जा चुका है, और उस आदमी के फोन से सारे रिकॉर्ड्स खंगाल करके अब जो सूचनाएं आ रही हैं, तकरीबन 8-10 ऐसे लोग हैं जो पुलिस की रडार पर हैं, जिनसे ये बात कर रहा था लगातार। आपने देखा ये वीडियो भी बना रहा था, इसी वीडियो किसी को भेजा भी था, तो वो तो एक वाकया अलग है। अभी ये घटना हुई है रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में, फिर से हंगामा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। रेखा गुप्ता जी की सिक्योरिटी अपग्रेड की गई है, और एक बड़ी चिंताजनक बात आज ये भी पता लगी, अखबारों में छपी हुई है कि इनके ऑफिस का जो स्टाफ था और घर का जो स्टाफ था, उसने दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों से शिकायत की इस पीछे कई बार कि मुख्यमंत्री की क्लोज सिक्योरिटी के बंदोबस्त ठीक नहीं है, लोग उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं, और पुलिस जो है जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे रही है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़े हैं दिल्ली से हमारे साथ। भास्कर, भी आज वाला मामला क्या है? देखिए सौरभ, 11:30 बजे मुख्यमंत्री का अशोक बाजार गांधीनगर में एक कार्यक्रम था। अशोक बाजार मार्केट एसोसिएशन का 50 वर्ष पूरा हुआ, उसी में उनको आना था। 11:40 पे करीब में सीएम आई, और उनके आने के बाद एक व्यक्ति सीएम जिंदाबाद और अरविंदर सिंह लवली मुर्दाबाद बोल रहा था, वो भी मंच से दूर। पहली बार हमने देखा कि सीएम के कार्यक्रम में बजाबते डी एरिया डिफाइन किया गया था, वहां पे सुरक्षा कर्मी थे, उनकी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और त्रिपुरा पुलिस तीनों मौजूद थी, और उस व्यक्ति को महज 1 मिनट के अंदर में ही साइड कर दिया गया। मंच के साइड में बाईं तरफ में एक गली है, उस गली के पास में वो व्यक्ति मुख्यमंत्री जिंदाबाद और अरविंदर सिंह लवली मुर्दाबाद बोल रहा था। बस इतना भर हुआ है, बाकी सुरक्षा व्यवस्था जो पहले सीएम की हुआ करती थी उससे बहुत ज़्यादा आज नजर आई, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, ना तो प्रोग्राम में कोई व्यवधान हुआ, प्रोग्राम पूरा खत्म हुआ, आराम से सीएम चली गई, सारे गेस्ट चले गए, किसी भी तरह की और कोई हंगामा नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि एक व्यक्ति जो अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ आवाज लगा रहा था, मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, उसको पुलिस ने साइड कर दिया। लेकिन अब रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद छोटी घटना भी इस वक्त तो बहुत बड़ी लगेगी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी बदले गए हैं। ये बताइए, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बदला जाना सीधे इस घटना से जोड़ा जाएगा कि नहीं? और बिल्कुल जोड़ा जाएगा, और जिस तरह से उनके ऊपर में हमला हुआ था, हमें ये पूरी तरह से जानकारी दी गई सीएम हाउस के तरफ से ही। वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने ही बताया कि जब उनके ऊपर में हमला हुआ था, 2 सुरक्षाकर्मी दोनों तरफ उनके मौजूद थे, और उनके सामने में ये सब कुछ हुआ, तो सीधा गलती डायरेक्ट रूप से दिल्ली पुलिस की मानी गई थी। और जो लोग तब सीएम के साथ मौजूद थे उनकी बहुत क्लास भी लगी थी, ये भी जानकारी हमें दी गई थी। तो निश्चित रूप से ये तो है कि दिल्ली पुलिस की गलती थी जिसके बाद ये हुआ है। और न सिर्फ ऐसा हुआ कि हमले की कोशिश हुई, बल्कि सीएम को चोट लगी है, सीएम गिर पड़ी थी, और उसके बावजूद भी वो शख्स छोड़ नहीं रहा था सीएम को, और ये सब 2 सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ये सब हो रहा था। तो गलती निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस की थी, और कहीं न कहीं इसी का असर देखने को मिला कि 24 घंटे के अंदर में जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया। लेकिन उसके बाद की अगर सीएम की सुरक्षा की बात करें
तो आज हमें नहीं नजर आया कि किसी भी तरह की कोई चूक है। जितनी सुरक्षा होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा नजर आई। तमाम वो इंतजाम, यहाँ तक कि मीडिया को तकरीबन 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी रोक दी गई। हम लोग भी पैदल वहां से गए थे, कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ सीएम वहां पे आ सकती थी। इस तरह के इंतजाम आज किए गए। भास्कर, फिलहाल आपका शुक्रिया। आप कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी वो चौकसी के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर बंदोबस्त कर दिए जाते हैं। जैसे आप बता रहे हैं, मीडिया को ही 1 किलोमीटर दूर जो है गाड़ियों से उतरने के लिए कह दिया गया। लेकिन रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो हमला हुआ, वो केस अब ऐसा लग रहा है कि इतना सीधा साधा नहीं है जितना उसके परिवार वाले बता रहे थे। वो राजेश भाई खिमजी जो है राजकोट का, उसकी माताजी ने कहा था ये तो कुत्ता प्रेमी है, डॉग लवर है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा नाराज था या पलंग पीट रहा था जब इसने कुछ वीडियो देखे कि दिल्ली में कुत्ते पकड़े जा रहे हैं, और उससे क्षुब्ध होकर, नाराज होकर, गुस्से में ये हमको तो बताया भी नहीं, हमसे तो कहा उज्जैन जा रहा हूं, और फिर ये दिल्ली आ गया। लेकिन फिर इसको, समीर जी, खबरें बहुत सारी हैं, पैसा भी ट्रांसफर हुआ वहां से, किसी को वीडियो बना के भी ये भेज रहा था। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह से सीडीआर निकाला है पुलिस ने और इसको जिस गंभीरता से लिया है, जिसने पैसा ट्रांसफर किया उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। किससे फोन पे बात की, क्या किसी ने इसको पैसा देकर भेजा था, क्या कोई और व्यक्ति है जो उसको चाहता था कि सीएम के ऊपर जाकर हमला करे, उसके तार कहां तक जुड़े हुए। तो मुझे लगता है कि सारी दिल्ली पुलिस कड़िया को जुड़ेगी। इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, किन्होंने पैसा दिया, किन्होंने उसको मोटिवेट किया सब करने के लिए, इसके पीछे क्या लिंक है, क्या कोई पॉलिटिकल लिंक है, क्या कोई दूसरा लिंक है, तमाम तरह की जांच होगी। और जब पुलिस को पुख्ता सबूत मिल जाएंगे तब निश्चित रूप से पुलिस इस बात को सार्वजनिक करेगी कि रेखा गुप्ता पे जो हमला हुआ था उसके पीछे कौन था और उसका मोटिव क्या था। आगे बढ़ता, हम आपको बता रहे थे आज बिहार में गया जी में जो पब्लिक रैली हुई प्रधानमंत्री की, बहुत सारे वो एक बड़े सरकारी कार्यक्रम भी वहां पर थे। उन्होंने बेगूसराय में गंगा नदी के ऊपर बने 1 किलोमीटर 800 मीटर लंबा पुल जो है उसका उन्होंने आज उद्घाटन भी किया। उसकी बात करेंगे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की धरती, ये ऐसा बताकर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर साफ साफ मैसेज दिया। प्रधानमंत्री ने आज फिर कहा कैसे जो बिहार की मिट्टी से संकल्प उन्होंने लिया था उन्होंने उसे पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली थी उन्होंने पूरी की। पाकिस्तान की मिसाइलों को तिनके की तरह भारत ने बिखेर दिया। जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। आपको याद होगा उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। ये ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के साथ 4 दिन की लड़ाई, ये तो एक ऐसा मुद्दा है कि ठीक है, भारत सरकार ने, अब प्रधानमंत्री ने वो फैसला लिया था तो उसकी बात तो होगी, चुनावों में भी उसकी बात की जाएगी। इस पर अब किसी को सीधा आप आक्षेप तो नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर ये कहें कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो अपोजिशन ज्यादा से ज्यादा इस पर ये कह सकता है जो पहले कहा था कि आप सेना के शौर्य का श्रेय खुद लेना चाहते हैं चुनावी फायदे के लिए। ये बात ठीक है कि पहलगाम हमले के बाद
पहली जो पब्लिक अपीयरेंस थी प्रधानमंत्री की वो बिहार में थी, मधुबनी में, और वहां उन्होंने ये बातें कही थी, मिट्टी में मिला देंगे, पाताल से ढूंढ कर लाएंगे, आतंकवादियों और उनके आकाओं को इस बार बर्बाद कर देंगे, और वो काम वो करने का क्रेडिट चुनावों में जरूर लेंगे। अब चुनावों में इसका कितना फायदा मिल सकता है लोगों के लिए, क्या ये वोट देते वक्त एक मुद्दा हो सकता है, ये सवाल हमारे सामने। त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, मुझे लगता है देखिए, अगर अभी तक का जो कहते हैं ना कि कुछ चीजें तो इससे तय होती है कि पीछे कैसा उसका रहा है। आज तक सेना को लेकर या हम पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में रहे हों या हमने कोई ऐसा काम कर दिया हो तो उसका लाभ मिलता है, उससे देश में एक मोमेंटम क्रिएट होता है और उस वक्त की जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप रहती है उसको उसका फायदा मिलता है। यहां थोड़ा और आगे की बात है, यहां विपक्ष जिस तरह से उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, इसके पहले कभी भी इस तरह के हालात नहीं बने कि कोई प्रधानमंत्री को पूछा जा रहा हो, अच्छा ठीक है भाई तुमने किसके कहने पे कह दिया, उससे तुम डर गए क्या, सरेंडर कर गए क्या, अच्छा देखो ये मोदी डरे हुए पर्दे के पीछे से झांक रहे हैं ऐसे। तो समय बदला है, तो क्या ये स्प्रिंग की तरह ज्यादा तेज धक्का देगा, यानी रिएक्शन इसका बहुत तगड़ा होगा, या जो वेट डाल रहा है विपक्ष उसकी वजह से ये लाभ का हिस्सा थोड़ा कम होगा, ये भी बिहार चुनाव तय करेगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि बिहार की धरती, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि ऐसी जगहों से जहां सेना में लोग जाते हैं तो उन जगहों पर भी, और बिहार से भी बहुत से लोग सेना में होते हैं, उन जगहों पर इसका रिएक्शन होता है। पूरे देश में लोगों को बहुत साफ साफ दिखा कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाती थी, हम आयरन डोम देखकर चमत्कृत होते थे, हम दुनिया की दूसरी मिसाइलें देखकर, वो रामायण महाभारत में टीवी पर देखते थे कि 2 तीर आए ऐसे टकरा गए ब्रह्मास्त्र जैसे, ये हमने पिछले 3 दिनों में, मतलब 3 दिन की जो 3 रातें थी उसमें हमने देखा, तो हमें इतनी आश्वस्ति मिली। फिर हमें यह भी दिख रहा है कि इस बार क्या है, शहबाज शरीफ रो रहा है, 2:30 बजे हमको हमारे असीम मुनीर ने फोन किया, अमेरिका बता रहा है, रशिया बता रहा है, दुनिया की एजेंसीज बता रही हैं, तो सैटेलाइट इमेजरी के साथ है, तो मिट्टी में मिला दिया, ये एक जिसको कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, जो विपक्ष की तरफ से है वो आरोप प्रत्यारोप है, तो उसका कितना असर होगा ये देखना होगा। लेकिन ये इसी तरीके से उठेगा चुनाव में, निश्चित तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है सर, अब ये जो जहां आज प्रधानमंत्री कार्यक्रम कर रहे थे उसके बारे में आपको हम थोड़ा बता दें, जो एक लंबा पुल जो है उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया है बेगूसराय में, गंगा नदी पर सिमरिया और ओंटा के बीच 6 लेन केबल ब्रिज ये बनाया गया है, और एशिया का दूसरा ऐसा लंबा ब्रिज है, 1 किलोमीटर 800 मीटर लंबा, 1.8 किलोमीटर लंबा ये पुल है। वहां पर एक रिवर फ्रंट जो है वो भी बनाया गया है। इसके पीछे है मगध की कैलकुलेशन। मगध रीजन एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि जैसे मुंगेर की बात करें तो कुल सीटें 3, एनडीए को 2, महागठबंधन को 1। बेगूसराय की 7 सीटों में से एनडीए को 2 मिली, महागठबंधन को 4 मिली। खगड़िया में महागठबंधन को 2 सीट, एनडीए को 2 सीट। ऐसे ही जमुई, शेखपुरा, लखीसराय 26 सीटों में कुल मगध की 6 सीटें केवल एनडीए के पास थी, बाकी सीटें महागठबंधन के पास थीं। और इस पुल के बनने से हम कुछ रिएक्शंस में देख रहा था, वहां लोगों में कुछ पढ़ रहा था, जब हैरानी भी होती है। उन्होंने कहा कि बालू जैसे अगर मेरे यहां पर 2000 रुपए का है तो बगल वाले जिले में 1000 रुपए का है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस पुल के ना होने से उसको बहुत लंबा घूम के आना पड़ता है, ट्रक ढुलाई के चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाते थे। तो खास तौर पर बेगूसराय बेल्ट में सामान सस्ता हो जाएगा सीधा सीधा इस पुल के बनने से, तो फायदा भी मिलेगा किसी को। ये सब जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा ही नेचुरली, और बहुत लंबे समय से ये बात चल रही थी। पॉलिटिकल उसका एंगल हो सकता है क्योंकि मगध में बीजेपी और एनडीए को बहुत फ़ायदा नहीं हुआ था, और जो सीट मिली वो एनडीए को ही मिली है। जीतन राम मांझी को मिली है 6 में से 3 सीटें। ये जो 6 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, इसलिए आज जीतन राम मांझी भी वहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, और चिराग भी हैं क्योंकि जमुई और वो सारा इलाका आता है। कितना करते हैं, लेकिन वो इलेक्शन से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण था, पूरा का पूरा रीजन जिसमें ये पुल बना है 6 लेन का, और उससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, चीज़ों का आना जाना भी बहुत होगा। जैसे हाजीपुर के पुल का भी मैं एक ज़माने में देखता था कि उससे पूरा का पूरा मूवमेंट में वहाँ फ़र्क पड़ा। इसी तरह से ये वाला जो इलाका है बोध गया से यहाँ तक का मोकामा और ये सारा पूरा इलाका इसमें आ रहा है, उससे फ़ायदा होना चाहिए, और नतीजतन ये भी होगा कि कुछ तो सीटें बढ़ जाए। हालांकि ये इलाका मतलब एनडीए का इलाका नहीं है, महागठबंधन का गढ़ है ये, और ये जोड़ेगा मगध को मिथिला से। मिथिला में आप देखें तो यहाँ पर एनडीए को बढ़त है, 82 सीटों में से 48 पर एनडीए आगे है, और महागठबंधन 33 सीटों पर मिथिला वो जीता था पूरा इलाका उनका। जी, इस पुल के पैरेलल एक पुल है ऑलरेडी 1959 का बना हुआ, और इतना पुराना पुल था। एक इतना बड़ा रीजन जो है गंगा नदी के उस पार है, वो पुल इतना पुराना होने की वजह से 10 साल पहले उस पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी।
तब से इसकी डिमांड हो रही थी और आज प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये इसका शिलान्यास भी मैंने किया था और उद्घाटन भी मैं कर रहा हूं। पिछले चुनाव में भी इसकी डिमांड बहुत चल रहा था, मैं गया था वहां पर, तब भी इसकी चर्चा काफी हो रही थी जी, कि हम केवल शिलान्यास नहीं करते, उद्घाटन भी करते हैं। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 10-11 साल में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जो काम जो पेंडिंग थे वो लगभग काफ़ी पूरे हुए हैं। कई काम तो ऐसे हुए जो उनके पहले की सरकारों में शिलान्यास हुआ और उसके बाद फिर उद्घाटन मोदी जी ने किया, मतलब वो मामला आगे बढ़ा नहीं तमाम कारणों से और फिर आगे बढ़ा। तो इसका श्रेय तो नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के हों, बिहार के हों, जो आधे अधूरे थे वो पूरे हुए और नए जो शुरू हुए वो भी काफ़ी गति से पूरे हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, अभी गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो तेज़ी से काम, ये गति तो बढ़ी है इसमें। अब रहा बिहार चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, देखिए जब जिनको फायदा होगा तो निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक परिणाम होता है, लेकिन अगर सिर्फ विकास के नाम पर वोट लोग देंगे तो जरूर फायदा होगा। अगर वो सामाजिक गोलबंदी और जातीय गोलबंदी और ध्रुवीकरण के नाम पर वोट पड़ेंगे तो उतना आसान नहीं। विकास के नाम पर वोट हो तो मिलना चाहिए इनको, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर जिस सरकार के कार्यकाल में विकास हो उसके नाम पर अगर वोट पड़ता है उसको फायदा मिलना चाहिए। कोई भी सरकार हो, किसी की भी दल की सरकार हो, अगर वो काम करती है, विकास करती है। भाई नीतीश कुमार को तो कि तो छवि विकास पूर्व सुशासन बिहार में रही। आज एक बात प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे थे, मैं एक्चुअली ऑनेस्टली पूरा सुन नहीं पाया उसको, लेकिन वो ये कह रहे थे कि बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, जहां कांग्रेस की, वहां पर कांग्रेस के नेता जो हैं वो कह रहे हैं इनको हम भगाएंगे। मैंने ऐसा एक वीडियो शायद पंजाब में देखा था, चन्नी कुछ कह रहे थे ऐसा, और उनके बगल में शायद खड़ी थी प्रियंका गांधी उस वक्त। बिल्कुल, ये पंजाब का वीडियो था। और इसके अलावा जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जब उद्धव ठाकरे सरकार थी उस समय भी बयान आया था, और अभी राज ठाकरे का जो बयान आया था कि भाई भविष्य में हम जब सरकार बनाएंगे तो हम इन बिहारियों को यहाँ से भगाएंगे। सर एक खबर आ रही है, एक सेकंड में आता हूं आपके पास। पटना में राशन डीलरों पर जबरदस्त प्रदर्शन और पुलिस के साथ टकराव। राशन डीलरों की ने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया था पटना में और पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चला दी। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब विरोध प्रदर्शन काफी उग्र था, तभी पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलानी पड़ी है। पटना में कभी छात्र प्रदर्शन करते हैं, कभी टीचर प्रदर्शन करते हैं, अब ये राशन डीलर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आपने देखा था नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मदरसा टीचर प्रदर्शन कर रहे थे। चुनाव के आसपास भी क्या इन ऐसी प्रदर्शनों में तेजी आ जाती है क्या? हाँ, चुनाव के समय इसलिए तेजी आती है कि सरकार दबाव में होती है। जो संगठन है कर्मचारियों के, शिक्षकों के, जो भी संगठन रिप्रेजेंट करते हैं, उनको लगता है कि इस समय अगर हम अपना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा और चुनाव का वक्त है, सरकार कोई बहुत सख्त कदम नहीं उठा पाएगी। और इसलिए ज़्यादातर जब चुनाव होने वाले होते हैं 2-3 महीने पहले, तो इस तरह के हर राज्य में प्रदर्शनों की, मांगों की बाढ़ हो जाती है। क्योंकि 5 साल, 4.5 साल तो सरकारें भी ध्यान नहीं देती ना। एक बार चुनाव होने के बाद तो सरकारें भी फिर उनको पेंडिंग में डाल देती हैं, उन चीज़ों को, उन वादों को, और आगे बढ़ जाती है, अपना काम करती हैं। तो जैसे ही चुनाव के 6 महीने बचे होते हैं लगभग, उसके बाद से इस तरह के धरने, प्रदर्शन, पदयात्रा करके पहुंचे सर यहाँ पे। पूछते होंगे 9 अगस्त से पदयात्रा पे थे ये लोग। अच्छा, 9 अगस्त को उन्होंने पदयात्रा शुरू करी थी और जो पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम भितरवार से चलकर पटना के गांधी मैदान पर पहुंचे थे। और गांधी कहते कि गांधीवादी पदयात्रा है और हमारी एसोसिएशन की जो मांगे उसको पूरी करने को लेकर आज वो ज्ञापन सौंपने वाले थे तो स्वीकार नहीं हुआ। तो कुछ बहसबाजी भी, उसके बाद डीलर एसोसिएशन ने जो प्राइस को लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने को लेकर जो ज्ञापन था वो दिया है और वो स्वीकार नहीं हुआ। उसको लेकर फिर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और पूरे पटना के पूरे डीलर एसोसिएशन इसके अंदर शामिल है। तो बड़ा है कि ये पदयात्रा इन लोगों ने की थी, 9 अगस्त को शुरू की थी और आज ये 22 अगस्त को उनका पटना पहुंचने का कार्यक्रम था। तो लगभग 13 दिन पदयात्रा कर ये पटना पहुंचे हैं पूरे एसोसिएशन के लोग और आज उन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश की। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, इससे लंबी चौड़ी एंटी इनकम्बेंसी बहुत कम लोगों ने झेली होगी भारत में। ये बिल्कुल ठीक बात है कि एंटी इनकम्बेंसी है और ये बात ठीक है कि जब इलेक्शन होता है तो जो सब लोग होते हैं प्रेशर बनाते हैं भाई अभी कुछ हो जाए तो बेहतर बात है। एक मैं उस पर जो बात कर रहे थे उसमें एक इंपॉर्टेंट बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो टाइम फ्रेम में जो प्रधानमंत्री जी की खास बात ये रही कि टाइम फ्रेम में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को,
उसके लिए एक बार बात हो रही थी भैरव सिंह शेखावत से, तो उनका टाइम फ्रेम का जो सबसे बड़ा फायदा है कि एक तो कॉस्ट एस्केलेशन नहीं होता और करप्शन नहीं होता। बिल्कुल। तो कॉस्ट एस्केलेशन को रोकना और करप्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि सरकारें टाइम फ्रेम में काम करें। और बहुत बार तो होता है वो अधूरे ही रह जाते हैं, एक सरकार ने शुरू किया, आधा बन गया, फिर दूसरी सरकार आ गई तो वो वैसे ही नहीं करती है या कुछ हो जाता है पॉलिटिकल कारण। एक चीज और है, जो एस्केलेशन होता है उसमें करप्शन की वजह से एस्केलेशन होता है। ठीक सर, ज्यादातर मामलों में। एक इंटरेस्टिंग खबर बिहार की देते हैं। गया में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी सभा की और उनके मंच पर दिखाई दिए आरजेडी के 2 विधायक, मौजूदा विधायक। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ये जो 2 आरजेडी विधायक शामिल हुए, इनमें राजौली से आरजेडी के एमएलए हैं प्रकाश वीर, ये नजर आए, और नवादा से आरजेडी के दूसरे विधायक विभा देवी, ये भी वहां पर थी। और एनडीए की किसी पार्टी के अंदर ये शामिल हो सकते हैं, ये चर्चाएं इस वक्त जो हैं वो चल रही हैं। तो राजद के वर्तमान विधायक विभा देवी ये जेल से हाल ही में रिहा हुए बाहुबली राज वल्लभ यादव की पत्नी हैं, और राजौली के विधायक प्रकाश वीर ये नजर आए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के मंच पर इनको जगह दी गई, आप समझ सकते हैं कि इनका अगला घर जो है वो क्या होने वाला है। पार्टी कौन सी होगी ये पता चल जाएगा, लेकिन एनडीए के टेंट में तो ये आ गए और इनको इंपॉर्टेंस भी दी गई कि प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम में बुलाया गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो हुई है, और ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को कुछ अंदेशा था या ऐसी अनबन रही होगी, इसकी वजह से उन्होंने नवादा से जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव को भी हाल में पार्टी ज्वाइन कराई थी। तो ये खबर इस वक्त हमें बिहार से मिल रही है। आरजेडी में फूट की खबर है। चुनाव आया है तो अभी तो ये सिलसिला मानिए कि शुरू ही हुआ है, अभी तो ऐसे ही बहुत सारी खबरें समीर जी और आती होंगी। हाँ, विभा देवी का तो लगभग तय था कि वो पार्टी छोड़ेगी, अनबन चली रही थी। और राजवल्लभ यादव, विभा देवी के जो पति है, वो रेप केस में जेल चले गए थे, अभी बेल पर वो आए, रेप केस में छूट कर आए। तो उनकी पत्नी विभा देवी अभी वो पार्टी में शामिल हुई। अब वो बीजेपी में आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन करेगी। शायद जनता दल यूनाइटेड में जाएगी। नवादा एरिया जनता दल यूनाइटेड का प्रभुत्व वाला है, तो निश्चित रूप से वो जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन करेगी। तो दोनों विधायकों का लगभग यह तय था कि वो पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान भी पिछली बार से आ रहे थे। और अभी जब आरजेडी का जो स्थापना दिवस मना था और जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, उसमें भी ये दोनों विधायक नहीं पहुंचे थे, विभा देवी नहीं गई थी। तो ये लगभग तय था कि इनका पार्टी से मोहभंग हो, और ये भी मैसेज था कि शायद इनको टिकट इस बार नहीं मिलेगा, तो शामिल हो गए। लेकिन एक झटका है आरजेडी के लिए जिस तरीके से फिलहाल हो रहा है, और अब चुनाव का समीप आ रहा है तो विधायकों का पाला बदलना भी शुरू होगा। अभी एक बीजेपी के पूर्व विधायक ने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। तो अब ये चलता रहेगा, मतलब चुनाव आवाजाही शुरू हो गई है। आवाजाही शुरू हो गई है। अगली खबर पर हम लोग जो है वो बढ़ते हैं। राहुल गांधी आज कहां थे, क्यों विवाद हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने एसआईआर को लेकर बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी घुसपैठिए को भारत में रहने का आश्रय नहीं मिलेगा। आज भी उन्होंने अपनी सभा में इस बात को कहा। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आज इस यात्रा का 6ठा दिन है। राहुल गांधी मुंगेर में थे। इस दौरान अचानक उन्होंने अपनी यात्रा को रोककर मुंगेर में खानका रहमानी मस्जिद का रुख कर लिया। वहां कई मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई। तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। लेकिन एक खास बात यह है कि राहुल गांधी 19 अगस्त को अपनी यात्रा के तीसरे दिन, जब उनकी यात्रा में ऑफिशियली मेंशन था गया जी का हनुमान मंदिर जाना, वहां वो नहीं गए थे। उस दिन ये काफ़ी हंगामा भी हुआ था, लोग इंतजार कर रहे थे मंदिर के बाहर उनके समर्थक, वो नहीं आए। बताया गया पूजा की सामग्री वगैरह सब थाली वाली तैयार करके रखी गई थी, लेकिन राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँचे थे। और बाद में उनका काफिला जब वहाँ से गुजर गया तो पप्पू यादव मिल गए लोगों को। पप्पू यादव पीछे पीछे चल रहे थे, उनको लोगों ने रोक लिया। उनसे उन्होंने नाराज़गी जाहिर की कि राहुल गांधी का कार्यक्रम यहाँ से आज का दिन अपना शुरू करने का था, वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा वो जल्दी होगी, वो चले गए, लाइए मैं माथा टेक लेता हूँ। तो फिर उन्होंने हनुमान जी पे जाकर एहसान किया, माथा टेका, और उसके बाद फिर राहुल गांधी तो वो चले गए थे। अब ये जो आज की तस्वीर आई है, इस पर विवाद हो गया कि मंदिर नहीं जाएंगे लेकिन मदरसा जाएंगे। इस खबर पर मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। बिहार की पार्टियों पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सुधार के लिए मदद नहीं कर रही हैं पार्टियां, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी तक पार्टियों के बीएलएस की तरफ से सिर्फ 2 शिकायतें चुनाव आयोग को की गई हैं। इस पर हैरानी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने।
चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर भी अपने ऑफिशियल हैंडल से रोज ये डिटेल डालता है कि एसआईआर की कार्रवाई शुरू होने के बाद 1 सितंबर तक के लिए जो मोहलत दी गई है पार्टियों को, उसमें कहां से कितने ऑब्जेक्शन आए, आम लोगों के ऑब्जेक्शन आए या क्लेम आए कि हमारा नाम या इस व्यक्ति का नाम जुड़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें भागीदारी न के बराबर है। अभी तक केवल 2 शिकायतें पॉलिटिकल पार्टीज के ब्लॉक लेवल एजेंट, बूथ लेवल एजेंट्स ने की हैं। इसके अलावा कोई सिफारिश जो है इनकी तरफ से चुनाव आयोग को नहीं पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई है कि आप इस काम में, जिसमें आप बराबर के साझेदार हैं, सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किसी पार्टी का नाम लिया, इसमें और डिटेल आएगी, लेकिन बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज पर सुप्रीम कोर्ट हैरानी जता रहा है। बताइए पार्टी की बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कह रहा है कि भाई लोकतंत्र का तमाशा बनाना बंद करो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जब आप ये कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया के लिए सबसे जरूरी मतदाता सूची है और उसमें गड़बड़ है, और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम उस मतदाता सूची को ठीक करने का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या जिम्मेदारी, मैंडेट क्या है? डेमोक्रेसी में मैंडेट यह है कि आप उस मतदाता सूची को ठीक कराने में मदद करें। आप क्या कर रहे हैं? आप उसके अलावा सारे काम कर रहे हैं जो मैंडेटेड है, जो जनादेश जिसको कहते हैं, उसके अलावा सारे काम कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, आप खोज कर लोगों को ट्यूशन दे देकर तैयार कराते हैं कि भैया तुम बोल दो जरा हमारे सामने कि हमारा वोट था। अच्छा, एक ही लाइन तो बोलना है, पिछले चुनाव में हमने वोट किया था, इस चुनाव में हमारा वोट नहीं रहा, बस इतना ही तो बोलना है। लेकिन आप जरा देखिए, जो लोग विपक्ष के साथ भी चल रहे हैं और जो लोग गया जी में आज जो प्रधानमंत्री की रैली है, यहां इतने लोग आए हैं, बिहार की जनता का वोट चोरी हो जाएगा तो बिहार की जनता को नहीं पता चलेगा। आपको पता चल जा रहा है, आप दिल्ली से चले जा रहे हैं, वहां आपको पता चल रहा है। तेजस्वी यादव को समझाना पड़ रहा है राहुल गांधी को, नहीं रोजगार बोलो, ये बोलो, वो बोलो। तेज प्रताप ट्यूशन दे रहे हैं, कह रहे ये लोग असली मुद्दे पर तो राहुल और तेजस्वी बात नहीं कर रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये बात बहुत गंभीर है। भले टिप्पणी भर है, ऑब्जर्वेशन भर है, लेकिन ये सीधे सीधे जो वोट चोर कहकर लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, उसको खारिज डिटेल मैंने निकाला है जो आज इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 9 बजे तक का डेटा दिया है। एसआईआर की जो ड्राइव चल रही है, उसमें 10 more days left for filing claims and objections। केवल 10 दिन और हैं बिहार के मतदाताओं के पास भी और इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी कि किसी का नाम जुड़वाना या काटना है तो उस पर करें। अब उन्होंने इसमें पहला कॉलम है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों से कितने क्लेम और ऑब्जेक्शन आए। आम आदमी पार्टी 0, बहुजन समाज पार्टी 0, बीजेपी 0, सीपीआईएम 0, कांग्रेस पार्टी 0, नेशनल पीपल्स पार्टी 0। ये राष्ट्रीय पार्टियां थी। स्टेट पार्टीज में सीपीआई एमएल 2, ये जो 2 शिकायतें आई हैं ये सीपीआई एमएल की हैं। जनता दल यूनाइटेड 0, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 0, आरजेडी 0, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 0, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 0। इसमें बीजेपी भी शामिल है, जेडीयू भी शामिल है, आरजेडी, कांग्रेस सब है। केवल सीपीआई एमएल ने 2 शिकायत की है। नहीं सर, एक महत्वपूर्ण बात सूर्यकांत ने आज बोली सुनवाई के दौरान। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि भाई 12 पार्टियों में से सिर्फ 2 पार्टी आज कोर्ट में उपस्थित हुई, बाकी पार्टियां क्यों नहीं है, इतनी गंभीर सुनवाई है। तो कपिल सिब्बल बोले कि साहब हम और अभिषेक मनु सिंघवी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बोले तो आप तो वकील हो, पार्टियों के प्रतिनिधि कहाँ है यहाँ पर? तो पार्टियों के प्रतिनिधि तक कोर्ट के अंदर नहीं जा रहे, ये स्थिति है गंभीर। नहीं तो ये बाकी पार्टियां क्या कर रही है, ऑपोजिशन की बात नहीं है केवल इसमें। इसमें 2 बातें हो सकती है। एक तो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज ने मान लिया कि इलेक्शन कमीशन के काम में गड़बड़ी नहीं है, या तो ये साफ है, मतलब एक मैसेज तो ये भी हो सकता है इसका कि ये है, या दूसरा वो इस पूरा जो सबसे जरूरी काम है उसको सीरियसली नहीं ले रही। हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनके जो बीएलएज हैं वो वहां पर पहुंचे और अपने जो नाम बनवाने हैं, जुड़वाने हैं, कटवाने हैं, उस पर काम करें। क्योंकि आप सिर पर बैठे रहेंगे तो कोई बेईमानी भी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा ना। ये हो सकता है कि अगर आप खड़े हो गए, 20 दिन हो गए और अब 10 दिन बचे और इलेक्शन कमीशन ने उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा हुआ है, रोजाना बात कर रहा है। पहले ये बात हो रही थी कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि अपने अपने जो इंडिविजुअल हैं वो कर रहे हैं, तो यदि इंडिविजुअल भी हो रहे हैं तो वो कितनी शिकायत आ रही है। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पर मैं समझता हूँ ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए जरूरी चीज है, इलेक्टोरल सिस्टम के लिए जरूरी। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, और जो लोग विरोध कर रहे थे उनको तो साथ में विरोध करने वाले तो करें, जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है तो वोट चोरी रोको ना। बल्कि इलेक्शन कमीशन को ये मौका मिलेगा कि भाई हमने पूरा मौका दिया, आपने तो उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। अब आपने ठीक कहा, भाई चोरी हो रही तो चोरी रोको। मूल बात ये है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं शिकायत तो भाई फिर ये माना जाए ना, फिर उसके बाद आप क्यों मत करिएगा, रेट्रोस्पेक्टिव मत आइएगा। अच्छा ठीक है, 1 महीना बीत गया
तो 28-29 तारीख को अचानक जागे और कहे देखिए ये लीजिए 50,000 शिकायत ले लीजिए। मतलब ये मत करिएगा, ये तमाशा मत करिएगा। और सुप्रीम शिकायतें ले नहीं सकते, तो हर जिले की हर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में करिए अपने आप में कि भाई यहाँ पर जिले की या इस बूथ की सीधे मतदाताओं की तरफ से 84,305 क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस आए हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी के मात्र 2 इंडिविजुअल्स ने दिए। जी हाँ जी, इंडिविजुअल ने दिए हैं। और फॉर्म 6 यानी पहली बार मतदाता फॉर्म भरता है ना सर, फॉर्म 6 वो 2,63,257 फॉर्म आए हैं। मतलब 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जीवन बल्कि जो इंडिविजुअल है उनके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए कि आपका काम जो शिकायत है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम रैलियां कर रहे हैं इस समय, ये बीएलए के साथ बैठ अभी इसके साथ जोड़ के आगे बात हम लोग करते हैं। मैं आपको बता रहा था आज उनके मदरसे जाने पर जो है विवाद हो गया। अब मदरसे में जिनसे उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उनसे हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा ने बात की कि राहुल गांधी आपके पास आए थे, क्या बात का आपने क्या बातें की उनसे, सुनिए। कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पर बात? मुद्दा अभी करंट में जो मुद्दा वोटर लिस्ट वाला मामला आया है, CIR वाला मामला कि जिसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, वो मामला था। इसी तरीके से 72 लाख वो हैं जिनका नाम तो है लेकिन उनके दस्तावेज जमा नहीं हुए हैं, जिनकी बिना पर उनका नाम कटने की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो ऐसे लोगों का नाम कैसे जुड़वाया जाए, इन मुद्दे पर बात हुई। इसी तरीके से वक्त तरमीमी एक्ट 2025 जो हुकूमत लाई है उस सिलसिले में बात हुई, UCC के सिलसिले में बात हुई। ये सारी बातें इनसे हुई हैं और इन्होंने कहा हम उस पर संजीदा हैं और संजीदगी से गौर करेंगे। अब मैं आपको कह रहा था कि इस पर कंट्रोवर्सी हुई। बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप एक बार फिर राहुल गांधी पर लगा रही है। ये फ्रेम ठीक नहीं दिख रहा है। क्यों? ये हम लोग जहां दिख रहे हैं वहां वो हमको पता नहीं क्यों नीतीश जी वाला दिख रहा है जो टोपी पहना रहे थे। नीतीश जी टोपी पहन नहीं रहे हैं, मुस्लिम टोपी। राहुल गांधी मदरसा जा रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं। इसमें जो हमने चेक किया वो ये था सर, विवाद इसलिए ये ज्यादा हुआ क्योंकि यहां जब वो गए ये उनके कार्यक्रम में स्टॉप नहीं था मदरसा जाने वाला। और वो जो मंदिर वाली बात है यात्रा के तीसरे दिन, वो मंदिर जाना उनके ऑफिशियल कार्यक्रम में लिखा हुआ था, वहां वो गए नहीं। ये तो प्राथमिकता की बात है, उनको लगा हुआ कि प्राथमिकता, हाँ सही बात है, तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। सही बात है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं की तो कार्यक्रम उन्हीं से पूछ के बनता होगा ना। तो भाई उन्हीं की प्राथमिकताएं हैं कि कार्यक्रम लगा हुआ फिर भी नहीं गए और नहीं लगा तो वहां चले गए, तो ये तो प्राथमिकता ही मानी जाएगी ना। तो राहुल जी को प्राथमिकता क्या है सर? मुस्लिम वोट है। राहुल जी नहीं, राहुल जी को लग रहा होगा कि, और तेजस्वी भी साथ में, कि भाई चूंकि मुस्लिम वोट के कई दावेदार हो गए हैं इस समय। प्रशांत किशोर भी हैं, नीतीश कुमार भी कोशिश करते ही रहते हैं, वो आपके क्या कहते हैं ओवैसी साहब भी मैदान में आ ही रहे हैं। अब तो तेज प्रताप भी हैं। तेज प्रताप, चलो तेज प्रताप को शायद ना मान रहे हो, लेकिन जो 3-4 ये लोग हैं, तो भाई इनको संभालो। बाकियों को तो चलो एक मंदिर छूट गया, दूसरा मंदिर रास्ते मिल जाएगा, वहां हो लेंगे तो उसकी फोटो आ जाएगी। हो सकता है किसी बड़े मंदिर में चले जाएं, अभी तो यात्रा चलेगी 1 तारीख तक, तो लेकिन ये पहले संभालो। तो इसलिए उनको लगा कि पहले ये जो है इस पर कभी, अभी प्रशांत किशोर ने मीटिंग की मदरसे वालों के साथ, मौलवियों के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी जब के बाद योगी जी आएंगे मोदी जी अच्छे लगने लगेंगे, अभी अडवाणी जी अच्छे लग रहे हैं, या अब नीतीश कुमार मदरसा शिक्षकों से मिल रहे हैं जिसमें उन्होंने टोपी नहीं पहनी। हालांकि वो टोपी वो जालीदार टोपी नहीं थी, वो टोपी सामान्य टोपी थी, और वो मुझे लगता है कि हम लोग उसको, उस घटना को थोड़ा ज्यादा ही बड़ा देख रहे हैं। वो उन्होंने अपनी टोपी उतार, इतना तो केयरफुल उनको होना चाहिए। नहीं, अपनी चुनाव के समय में कुछ भी बात होगी तो उठेगी। देखिए वो अपनी टोपी उन्होंने उतार के रखी, उन्होंने उसको उनको वापस पहना दी। चलिए, लेकिन आपने कहा ये क्लियर केस ऑफ प्रायोरिटी है, राहुल गांधी के लिए प्रायोरिटी इस वक्त मुस्लिम वोट है। कोई एतराज आपको? नहीं, मुझे तो ये मतलब आदमी कहाँ जाता है जहां से उसे प्रेम मिले, समर्पण मिले, आपसी विश्वास मिले, भाईचारा मिले, वहीं तो जाता है ना। राम मंदिर गए? आज तक नहीं गए। राम मंदिर पर तो जाने क्या क्या टिप्पणियां की गई थी, मतलब वो तो उसके वास्तु से लेके, उसके शुभ मुहूर्त से लेकर किस दिशा में हो रहा है, शिखर पर क्या है, कलश कहाँ है, पता नहीं क्या क्या देख डाले। लेकिन कमाल की बात ये कि यहाँ नहीं हो पा रहा, भूल जाओगे। और उसके आगे समझिए, अभी एक दिन पहले कहीं कहा गया था कि माला पहन के घूम रहे थे, फिर मंदिर का कार्यक्रम आया तो समय कम पड़ गया। तो ये मुझे लगता है जो विनोद जी ने कहा उससे पूरी तरह सहमत, क्योंकि विनोद जी ने हमसे बहुत ज्यादा राजनीति देखी हुई, प्राथमिकता, और मेरी जो कम राजनीतिक समझ है उसके आधार पर प्रेम, समर्पण और विश्वास। तो इसमें किसी को ऐतराज क्यों होगा? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐतराज, मुझे तो नहीं, कम से कम राहुल जी और तेजस्वी जी को वहां जाना है। वैसे मदरसा शिक्षण संस्थान होता है, धार्मिक स्थल नहीं होता है, वो मस्जिद होती है। तो धार्मिक शिक्षा का स्थान है। धार्मिक शिक्षा तो आप संस्कृत विद्यालय हो सकता है, आप कह सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है सर इस पर हम लोगों को टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई क्या आलिम फाजिल मुसलमान नहीं है।
ये उन लोगों के लिए छोड़ना चाहिए। मदरसा उनके लिए उसी तरह से धर्म की जगह है जैसे दूसरी जगह है। अब मैं सुन रहा था वो शाहनवाज हुसैन ने कहा उसी तरह से सनातन का अपमान है ये, मंदिर ना जाना और फिर यहाँ आना। प्रायोरिटी तो विनोद जी ने बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन कर दिया, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि यदि वो हनुमान मंदिर भी जाते, उस दिन हम चर्चा कर रहे थे पुनावा मंदिर की बात थी और वहाँ पर काफी लोगों ने हंगामा भी किया था, तो यदि वो वहाँ जाते तो जो मुसलमान उनको वोट देने वाले हैं वो हटता थोड़ी से, मुझे नहीं लगता कि कोई मना करता कि भाई अब वोट नहीं दूंगा यदि देने वाला होता तो। या आज भी जो गए हैं वो यहाँ गए हैं, ये देखिए वो उनके कार्यक्रम में लिखा हुआ था हनुमान मंदिर पुनावा, वहां से शुरू हो रहा था वो कार्यक्रम से दिन 3, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो मुझे ये राजनेताओं की बात नहीं समझ आती कि मतलब मंदिर चले जाते तो यहाँ पर जो मुसलमान उनको वोट देने वाले हैं जो भी दे रहे होंगे वो इस वजह से आपको लग रहा है ये कंसिडरेशन रही होगी क्या उनके ना जाने के पीछे? नहीं रही होगी। मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं गए, मतलब कोई ऐसा कारण नहीं कि वहां मंदिर पे नहीं जाना और इससे कोई इमेज बन रही है कि भाई बहुत मुस्लिम प्रेम हो गया हो या एंटी हिंदू हो गया, मुझे नहीं समझ आया। लेकिन उनकी प्रायोरिटीज पर नहीं था, हम लोग चर्चा नहीं करते। शुरू ही आपको करना था, जा सकते थे और वहां बताया लोग इतने नाराज हुए, फिर उन्होंने हंगामा हुआ था वहां, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। देख रहे थे विजुअल, बल्कि वो हो सकता है ऐसा कि वो लोग नाराज भी हो जाए। राहुल जी आश्वस्त हैं, जो जातिवादी होगा वो वोट तब भी देगा, उनको चिंता नहीं है। प्राथमिकता वाला जो मुसलमान मतदाता है उसके पास हो गए, हिंदू मतदाताओं में उनको भरोसा है जो जाति वाला होगा, जितना जाति के लिए लड़े हैं वो देगा वोट। अरे इसके अलावा राहुल गांधी क्या कर रहे हैं बिहार में? कुमार जी भी नहीं गए राम मंदिर, तो नीतीश कुमार जी समीर जी, लेकिन वोट तो देंगे। नीतीश कुमार नहीं गए राम मंदिर, जाएंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद, फिर से जाएंगे दर्शन करने। ठीक है, चुनाव के पहले चले जाए। वो अभी बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं बिहार के अंदर, अमित शाह जी भूमि पूजन करके आए, इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं नीतीश कुमार, तो मुझे लग रहा है। और राहुल गांधी के तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राहुल गांधी महाराष्ट्र में गए थे तो जहां पर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की बैठक रखी थी वो शायद शिशु मंदिर था संघ का, तो राहुल गांधी को पता पड़ा कि भाई शिशु मंदिर है संघ संचालित, तो बोले यहाँ बैठक नहीं करूंगा। ये तो क्या, आज तो कर्नाटक के असेंबली में जी के शिव कुमार ने नमस्ते सदावत से लेकर दिया, उससे बड़ा क्या हो सकता है। और वो भी दिखाता हूं आपको, बहुत मजेदार खबर है। लेकिन राहुल गांधी बिहार में क्या कह रहे हैं ये देखिए आप। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इससे पहले मुंगेर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट चोरी का नारा लगवाया, बाकायदा नारे लगवाए राहुल गांधी ने। राहुल गांधी इधर से कहते थे नरेंद्र मोदी, तो वहां से नारा लगता था वोट चोर, नरेंद्र मोदी वोट चोर। फिर वो कहते थे वोट चोर, भीड़ कहती थी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो इस तरीके के कार्यक्रम राहुल गांधी वहां कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने दिल्ली आकर जब वो आए थे कल, तो उन्होंने बताया था कि एक तूफान चल रहा है, आग लग गई है बिहार में वोट चोरी के आरोप पर। सुनिए आप। पिछला जो चुनाव था जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है, हम बिहार में इनको एक वोट चोरी नहीं करने देंगे। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश में पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी इस तरीके से बिहार में नारे लगवा रहे हैं। अभी समीर जी मुझे बता रहे थे पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन के नेताओं ने, पार्लियामेंट में भी इस तरीके से जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे जिस तरीके से क्या है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। रोकने के लिए तो नारे लगवाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो वोट चोरी के लिए एसआईआर में कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो वोट नहीं जोड़ रहे, जो नरेंद्र मोदी वोट चोरी करवा रहे हैं उसको रोकवाने का एक मौका है। नरेंद्र मोदी वोट चोर के नारे लगवा रहे हैं। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, मैं तो नारे में मतलब थोड़ा अलग है, आप लोग नाराज मत होइएगा, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ कहानी कुर्सी की में। देखिए, लग नहीं रहा है कि किसी भी बढ़िया, अभी नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा बिल आया है तो अच्छे उसके किसी संघ के अध्यक्ष बनने के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए एकदम बढ़िया। आपको लग नहीं रहा कोई स्पोर्ट्स कोच बोल रहा है? पॉलिटिकल फील खत्म हो गई है राहुल गांधी को देखते हुए।
आप जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, ये जैसे अपनी टीम कोई टीम हो छोटी सी, कोई कहीं लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हो, उसमें जो गोलबंदी होती है उस तरह की काम कर रहे हो। शायद उनको किसी ने समझाया होगा, कहीं से कुछ ऐसा आया होगा जो हम 2019 में भी सुन रहे थे, 24 में भी सुन रहे थे कि कोई फॉरेन का कंसल्टेंट है जो उनको बताता है कि टी शर्ट पहनो, एकदम युवा दिखो, थोड़ा आक्रामक रहो, कुछ स्लैंग लैंग्वेजेज का यूज करो, मतलब जिसको गाली कहते हैं हिंदी में, तो स्लैंग लैंग्वेज आजकल कूल हो गई है। क्या उस तरफ राहुल गांधी जा रहे हैं क्या? और अगर उस तरफ जा रहे हैं तो भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र में क्या उसका कोई लाभ मिलने वाला है क्या? आप एसआईआर में जो काम करना चाहिए, इतनी बड़ी आपकी ताकत है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर सीपीआई एमएल माले लिबरेशन के साथ बहुत बड़ी ताकत है। वो चाहे तो एक एक वोट, 1 पर्सन 1 वोट का जो राइट है उसको जरा सा भी हिलने न दें। आप वो सब छोड़ के नारा लगवा रहे हैं, और ठीक है पॉलिटिकल नारा कभी कोई लगाइए, रैली में सब कुछ करिए, लेकिन आप ये सब जब करेंगे और प्रक्रिया दूसरी तरफ चलेगी तो क्या आप ये तय कर रहे हैं कि अब इसके बाद आप ये कहने के लायक नहीं रहेंगे? क्योंकि अगर आप कहेंगे तो आप उस जनता के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो जनता वोट देकर बाहर निकली होगी। ये भी राहुल गांधी को ध्यान में रखना चाहिए। कल तो राहुल गांधी ने यह भी पोस्ट किया, उन्होंने कहा नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई, पुलवामा, मणिपुर सब जोड़ दिया। नोटबंदी कब हुई थी सर? 2016 में। उन्होंने कहा कि इन सब वजहों से आपको जो तकलीफ हुई, पर बिल पे चर्चा हुई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। वो ये कह रहे थे कि इन सब ये आघात हैं आपके लिए, लेकिन सर मोदी को आपकी इसीलिए नहीं पड़ी क्योंकि उनको मालूम है आपकी वो आपके वोट के बिना जीतते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी भी जोड़ दिया सर साथ में, अडानी भी जोड़ा था उन्होंने। देखिए जो नारे वारे तो राजनीति में लगते रहते हैं, नारे लगो नारे में कोई नारे तो राजीव गांधी को लेके बहुत चोर चोर कहा गया, राजीव गांधी बोफोर्स का आरोप लगा, चोर कहा जाता था, बिल्कुल चोर कहा जाता था। विजय जी को याद होगा, हम लोग तो उस पर कवर कर रहे थे, तो खूब चोर कहा जाता था और हर जगह कहा जाता था, पार्लियामेंट में भी कहा जाता था, बाहर भी कहा जाता था। तो नारे वारे तो कोई नई बात नहीं, लेकिन वो बात सही है कि एसआईआर में जब चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराने का मौका है, देखिए चुनाव में 2 चीजें होती हैं, एक तो रैली आप कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, ठीक है, इससे आप अपने कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह भर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रैली से बात नहीं बनती है। इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, और इलेक्शन मैनेजमेंट क्या, बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट भी तो है, जो पन्ना प्रमुख और उनके सारे जो हैं वो इलेक्शन मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आपके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि एक एक घर घूम करके उनके बीएलएस जो है, आपके बीएलएस जो है, वो बाकायदा चिन्हित करें कि किसका वोट कटा, किसका नहीं कटा, और फिर वो ऑब्जेक्शन जो टाइम है अभी 1 सितंबर तक का, उसमें चुनाव आयोग में दें और उस कार्यवाही में सहयोग करें। तो अपना वोट भी तो बनवाइए, आप खाली नारा लगाने से नहीं होगा काम, अपना वोट बनवाइए। अपना मतलब जो आपके कार्यकर्ता हैं वो जाके लोगों के बीच में वोट बनवाएं, और आप अच्छा सामाजिक वर्ग भी चिन्हित होते हैं कि भाई ये हमारा वोट है या उनका वोट है। ये आजकल कोई छिपी दबी बात नहीं है, आमतौर पर मोटे मोटे तौर पर मालूम होता है कि ये गांव में जो है ये वर्ग किस पार्टी के साथ जाएगा, ये किस साथ जाएगा, ये सब स्पष्ट होता है और नेताओं को, स्थानीय नेताओं को मालूम होता है। तो उस पर फोकस करना चाहिए। ये तो नारे वारे तो जब यात्रा में नारे लगाएंगे, बीजेपी वाले इन पर बोलेंगे, वो इन पर बोलेंगे, कोई देशद्रोही कहेगा, कोई एजेंट कहेगा, ये सब चलेगा, लेकिन बेसिक ग्राउंड वर्क जो है इलेक्शन मैनेजमेंट का है, उसमें अगर आप पिछड़ गए तो आप फिर आरोप लगाते रहिए। बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और अब बागी हो चुके तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने आज एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 ऐसे जयचंद हैं जिन्होंने मेरा करियर बर्बाद करने की साजिश रची, उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद करने की कोशिश की। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि मैं इन 5 के नाम बताऊंगा आपको। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, एक एआई जनरेटेड पिक्चर उन्होंने शेयर की जिसमें 2 लड़की 3 लड़के जो हैं दिखाई जा रहे हैं, और अब देखते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कभी आरजेडी में ही होते थे, कुछ उन्होंने हिंट दी है। ये कौन लोग हैं, इनके नाम तो वही बताएंगे कि कौन किसने साजिश की, क्या परिवार से भी उनके रिश्ते हैं। सुनते हैं तेज प्रताप यादव को। पटना छोड़ के वो भागने वाला था, लेकिन डर से मेरे नहीं भाग पाया होगा। पटना छोड़ के जो भागने वाला है, जो जयचंद है, यही 5 परिवार था जो पटना छोड़ के भागने वाला था। इसका मैं नाम लूंगा, नाम के साथ और फोटो के साथ मैं बताऊंगा। यही 5 परिवार है जो पटना छोड़ के भागने वाला था। मैंने सबको आगाह किया था कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हर एक लोगों को, और खासकर ये 5 परिवार को तो हम पर्दाफाश करके रहेंगे। ये लोग कैरियर को मेरा दाग लगाने का काम किया है, मेरे पॉलिटिक्स को ये लोग रोकने का काम किया है। तो इन 5 जो घटिया मानसिकता के जो लोग हैं, पूरी बिहार की जनता भी देखेगी और पूरे देश की जनता देखेगी इनको। कैरियर और हमारे खुद का परिवार से, और जो पार्टी, जिस पार्टी में मैं था, राष्ट्रीय जनता दल में, उससे 5 परिवार लोगों ने, जो मैंने ट्वीट किया है, जो मैंने पोस्ट किया है और जो मैंने फेसबुक पे डाला है,
ये 5 लोगों ने मिलके मेरी ज़िंदगी को पूरे तरीके से तहस नहस किया। जैसे मैंने जयचंदों का जिक्र किया था, जयचंद तो हैं ही जो मेरे करियर को खाने का काम किए, साथ साथ इसके अलावा 5 परिवार और है जो मेरे इस कैरियर को हंसी ठिठोली वाला जो हमारा जो अंदाज था, हम जिस तरीके से अपने परिवार में रहते थे, खुद अपने माता पिता के साथ हंस करके बोल करके और अपने परिवार के साथ रहते थे, तो उसको खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मेरे कैरियर के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा करके और षड्यंत्र रच के मेरे कैरियर को 5 परिवार के लोगों ने षड्यंत्र रचा है और इसको मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किया है, तहस नहस करने का काम किया है। कोर्ट भी जाऊंगा, अब मैं केस भी करूंगा। मैं कोर्ट भी जाऊंगा। दया, कुछ तो गड़बड़ है। तर आप तो दिखते भी दया की तरह। अब सब कुछ चिंता, अब उन्होंने कहा कि घोषणा करूंगा, तो मुझे लग रहा है निश्चित पटना में सबको चिंता हो रही है। लालू प्रसाद यादव भी चिंतित हो गए। तेजस्वी यादव के चुनाव के माहौल में जब अब 100 दिन से भी कम समय चुनाव के लिए बेटा बचा है, ऐसे में उनका घर का बड़ा बेटा अगर इस तरीके से बगावती अख्तियार कर रहा है, आपने पार्टी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, अब वो चुनाव लड़ने की उसने घोषणा कर दी है। इन्होंने ये क्लियर किया कि ये मैं अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली को अलग किया है इससे, इनके अलावा 5 हैं। लेकिन जो भी होगा असर तो राजनीतिक रूप से आरजेडी पर इस बात का पड़ने वाला। कह रहे हैं कि अनुष्का यादव का एक परिवार का शायद वो जिक्र करेंगे, अनुष्का यादव जिनसे उनकी पहली शादी हुई थी, उस परिवार का वो जिक्र करेंगे। अब वो किन किन का जिक्र करते हैं, क्या सबूत सामने रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में कई परिवार की कई बातें बाहर निकालूंगा। अब क्या वो तेजस्वी को लेकर कुछ घोषणा कर सकते हैं आने वाले समय में, जैसे जैसे उनकी दूरियां परिवार से बढ़ती जाएगी, चुनाव प्रचार पास में। अभी उन्होंने ट्वीट किया था, कहा था जयचंदों से दूर रहो नहीं तो नुकसान हो जाएगा, तेजस्वी को कहा। मुझे लग रहा है कहेंगे। उसके बाद अब आरजेडी का उसके ऊपर क्या बयान आता है। तेजस्वी यादव ने चुप्पी सांधी हुई, क्या तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं, लालू यादव क्या मोर्चा संभालते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये परिवार की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है और आने वाले दिनों में तेजस्वी लालू के लिए ज्यादा कौन सा बड़ा बम फोड़ते हैं आज। तेज प्रताप के पास खोने के लिए कुछ नहीं, जो कुछ खोना पड़ेगा तेजस्वी और लालू प्रसाद को ही खोना पड़ेगा। देखिए सर, आज ये कोई क्या बड़ा खुलासा करते हैं। ये जो वोट चोरी की बात चल रही है, इससे एक जुड़ी हुई एक अपडेट मैं आपको देता हूं। आरजेडी कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला था और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने सवाल उठाए थे। उन्हीं के ऊपर इनफैक्ट सीधा सीधा आरोप लगाया कि वोट चोरी करके बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। फिर एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला इनके परिवार को टारगेट करने का। ये बताया गया कि इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों प्रशासनिक सेवा में हैं, उनके पति दोनों वो भी प्रशासनिक सेवा में हैं। नोएडा की एक जो डीएम है, आईएएस अफसर हैं गौतम बुद्ध नगर की, वो उनकी बेटी है मेधा रूपम, उनको ट्रोल किया जाने लगा। इनके पति कहाँ के डीएम है बताया जाने लगा। दूसरी बेटी श्रीनगर में है, आईआरएस अफसर हैं, वो उनके पति आईएएस अफसर हैं, दोनों को एक ही जगह पर पोस्टिंग कैसे मिल गई, ये सारी बातें। तो ये कहा कि नहीं ये तो पहले से ही सरकार के इतना नज़दीकी हैं, इसीलिए इनके बच्चों को, एक तो सारे बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में और उनको पोस्टिंग भी पति पत्नी को एक ही जगह मिल गई। अब इसमें लेटेस्ट अपडेट ये आया, ये खबर मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो नोएडा की डीएम है, उन्होंने ट्रोल से आजिज़ आकर के अपने सोशल मीडिया, अपना एक्स अकाउंट जो है उसको बंद कर दिया है। डीएम को अपना एक्स अकाउंट बंद करना पड़ा, इतना ट्रोल उनको किया गया है। बोलिए हर्षवर्धन जी। नहीं, मैं क्या कहूँ, ये इससे नीच हरकत कुछ नहीं हो सकती है। और ये कहकर एक तो वो लोग ये बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने अपने परिवार को कितने ज़बरदस्त संस्कार दिए, कितनी बढ़िया शिक्षा दीक्षा दी है कि उनकी दोनों बेटियां आईएएस और आईआरएस हैं, उनके दामाद आईएएस हैं। और ये लोग सामान्य बात भी नहीं जानते हैं कि अगर आप सेवा में हैं तो पति पत्नी को एक ही जगह या नियरेस्ट जगह पोस्टिंग मिलती है। वो तो दोनों डीएम हैं, क्योंकि मेधा रूपम भी डीएम है, मनीष भी डीएम है, नहीं तो एक ही जिले में मिल जाती। और ये सामान्य व्यवहार, ये रूल है, ये नियम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये शुरू हुआ था, कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े हुए जितने हैंडल हैं, जाहिर है ऐसे हैंडल कोई ये तो पता नहीं चलता, लेकिन लगातार जो लोग राहुल गांधी और जो लोग कांग्रेस का एजेंडा चलाते हैं, उन्होंने ये काम किया। और उसमें 2-3 हैंडल हैं जो एकदम से, मतलब उनके नाम भी सही नहीं है, उनके फोटो भी सही नहीं है। ये लंबे समय से डिमांड होती कि भाई ये तो ठीक किया जाए, और वो बहुत अभद्र टिप्पणियां। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मेधा रूपम जी, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपके पिता ने आपको इतना शिक्षित करके आप डीएम हैं, आपको बिल्कुल ये खाता बंद नहीं करना चाहिए और ऐसे कुछ लोगों के ऊपर ठीक से कार्रवाई भी करानी चाहिए, जिससे कि इनको समझ में, क्योंकि आम आदमी भी ऐसे ट्रोल से बहुत पीड़ित होता है, तो ये भी करना चाहिए। देखिए, ये बहुत गलत ट्रेंड है कि किसी के परिवार को टारगेट करना। और
ज्ञानेश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं, उनसे आपको सहमति आपत्ति हो सकती है, उसका विरोध करने का एक शालीन तरीका भी हो सकता है, लेकिन ये पर अब उनके बच्चे अगर पढ़ लिख करके डीएम IAS IRS बने हैं तो उनकी मेहनत से बने। मेहनत है भाई। और अच्छा, IAS होकर डीएम नहीं होगा तो क्या होगा? चपरासी थोड़ी होगा। डीएम होगा, कमिश्नर होगा, किसी और डिपार्टमेंट में होगा तो उसका तो पोस्टिंग वही होगा। और ये ट्रेंड अभी नहीं है। विवेक मिश्री जो विदेश सचिव थे, जब ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने वो घोषणा की, उसके बाद किस तरह उनके परिवार को ट्रोल किया गया कि उनको भी सोशल मीडिया से अपने को विड्रॉ करना पड़ा था। जस्टिस चंद्रचूड़ जब इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला दिया उन्होंने, उनको कितना ट्रोल किया गया। दोनों में एक फर्क है सर, विवेक मिश्री वाले में किसी ने किया और उसके बाद उसको भी चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे सबने मिलकर लानत भेजी, लेकिन जो ये है ये कांग्रेस IT सेल के लोगों ने किया और इस अभियान की वजह से किया। दोनों का जो फर्क है, ये ठीक बात है कि विवेक मिश्री के भी परिवार को टारगेट किया गया था। किसी पर नहीं होना चाहिए, परिवार पर, किसी के परिवार पर उस पर टारगेट नहीं होना चाहिए इस तरह से। और इस तरह के ट्रोल्स पे बाकायदा सरकार को सॉफ्ट टारगेट क्यों चुनते हो? परिवार को चुन रहे हो, आपको उनके खिलाफ करने का मतलब है कि आपकी लड़ाई आप कमजोर। सर अगली खबर बड़ी मजेदार खबर है। ये कर्नाटका में क्या सत्ता परिवर्तन होगा, ये तो चर्चा लगातार चलती रहती है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर सिद्धरामैया क्या कुर्सी छोड़ेंगे, DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? अब असेंबली में एक मजेदार वाकया हो गया। कर्नाटका की असेंबली के अंदर जो प्रार्थना होती है RSS की, नमस्ते सदावत चले, वो करके सुना दी DK शिव कुमार ने। तो लोग हैरान, अब जब ये वीडियो आया सबके फोन पर, अरे संघी प्रार्थना क्यों बोल रहे हैं DK शिव कुमार? आप सुन लीजिए एक बार, क्योंकि वो कन्नड़ा में बोल रहे हैं, तो फिर मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा कि हुआ क्या था। सुनिए आप। ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ RSS ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ। पहले तो समीर जी सर ये बताइए कि प्रार्थना तो ठीक गाई ना इन्होंने? प्रार्थना ठीक गाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने गाई है, इसका मतलब वो शाखा में गए होंगे, क्योंकि लग रहा है केवल जानकारी नहीं है। बिल्कुल, ये संघ गीत जो है लय में है, उसी लय में है। अब आप सुनिए बातचीत हुई क्या, ये हुआ क्या है सर सुनिए। DK शिव कुमार और नेता प्रतिपक्ष R अशोक, इनके बीच में वार्तालाप चल रहा था। तो DK शिव कुमार ने, जो ट्रांसलेशन हमारे रिपोर्टर ने भेजा T राघवन ने, वो मैं पढ़ रहा हूं। DK शिव कुमार ने कहा मैं सारी करामात जानता हूं। तो R अशोक BJP की जो नेता है उन्होंने कहा आप असाध्य हैं। फिर DK शिव कुमार कहते हैं आपकी छत्र छाया नहीं मिली तो क्या हुआ, जी परमेश्वर की तो मिली है। जी परमेश्वर सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, शायद मंत्री भी होंगे, एक पद मंत्री है, होम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा मुझे उनकी छत्र छाया मिली है। फिर R अशोक ने मजेदार बात की, उन्होंने कहा कि आपने तो पहले कहा था RSS की चड्डी पहनी है, शब्द आपने सुना होगा पीछे से आवाज में। बिल्कुल। तो DK शिव कुमार ने उसके जवाब में ये किया, नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। तो ये उन्होंने कहा लीजिए मैं ये गा देता हूं, ये सुन लीजिए, अब ये चर्चा बंद कर दीजिए। तो वो कोई संघ से प्रेम में नहीं ये गीत गा रहे थे, प्रार्थना गा रहे थे, चिढ़ाने के लिए, मजाक में जो है वो ये बात, एक लाइटर वेन में इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा ये संघ, ये शिक्षा शाखा में गए होंगे पक्का, मतलब जिस लय में वो गा रहे थे यूट्यूब पे इसी लय में बजती है, कहीं भी सुनेगा तो इसी लय में गई है, बस शाखा में जरूरी नहीं है, कहीं भी सुनोगे उसी लय में वो गाई जाती है। सर मैं कह रहा हूं कोई कांग्रेस का नेता मजाक में भी ये कह पा रहा है, ये बड़ी बात है। नहीं लेकिन इसमें क्या गलत है? संघ की प्रार्थना में आप देखिए, संघ की जो प्रार्थना है उसमें कहीं भी संघ का काम करने का जिक्र नहीं है, और संघ की प्रतिज्ञा में संघ का काम करने की प्रतिज्ञा नहीं है। ये तो मातृभूमि और राष्ट्र के लिए समर्पित प्रार्थना है, ये सबको गाना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। भी गाएं, बिल्कुल गाए, देश का हर 140 करोड़ लोगों को संघ की प्रार्थना गाना चाहिए। ये देश के लिए समर्पित है, ये मातृभूमि के लिए समर्पित है, ये राष्ट्र के लिए अपना जीवन देने के लिए समर्पित है। इस पूरी प्रार्थना में आपको कहीं फिर आप कहेंगे सबको शाखा भी जाना चाहिए, तो इसमें संघ का कहीं जिक्र नहीं है। अगर संघ का जिक्र होता तो समझ में आता। शाखा जाने में कोई बुराई नहीं। लीजिए इन्होंने कहा सब शाखा भी जाए, शाखा जाने में, अच्छा शाखा में कौन सा ऐसा काम होता है? शाखा में आपको कहते हैं शरीर स्वस्थ रहे, शाखा में आपको भारत के नायक नायिकाओं की कहानियां सुनाते हैं, शाखा में बताते हैं कि परिवार की वैल्यू क्या है, शाखा में बताते हैं कि भारत का संस्कार मूल भावना क्या है। इसके अलावा क्या कहते हैं? मतलब सब जाएं कह रहे हैं सर, सब जाएं, जाना चाहें कह रहे हैं वो बताया उन्होंने, जो नहीं कह के कहते हैं वो नहीं बताया। मुद्दा वो नहीं है, लेयर्स क्या है उसका मुद्दा है। वैसे शाखा में, एक संघ में एक बात कही जाती है कि हिंदुस्तान में या दो ही तरह के लोग हैं, एक तो वो है जो संघ में है, दूसरे वो है जो संघ में आने वाले हैं। हाँ, एक स्वयंसेवक होता है और दूसरा भावी स्वयंसेवक होता है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा संघ से लेकर क्या होता है, जो वो कह रहे हैं वो तो सब जाहिर है, उसमें कोई इतनी बहुत आपत्तिजनक बात नहीं होती। जो वो नहीं कहते हैं
संघ वाले और सिमर करते हैं, ये फिर वो परेशानी वाली बात है। तो लंबी बहस हो जाएगी, हाँ, किस दिन करेंगे, फिर उस संघ पे बहस हो जाएगी। हाँ, अगली खबर ममता बनर्जी और बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री को भी बिहार के बाद जाना है। वहां कोलकाता में मेट्रो की नई लाइनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद विमान बंदर तक मेट्रो में वो यात्रा भी करेंगे। इसके अलावा हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर एक नए सबवे का उद्घाटन करेंगे। लेकिन खास बात इसमें यह है कि ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। उन्होंने इनकार कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मंच साझा करने से, और उनकी दलील यह है कि बीजेपी के राज्यों में, बीजेपी की जहां सरकारें हैं, बांग्ला भाषियों के साथ बांग्लादेशी बताकर गलत व्यवहार हो रहा है। इसकी वो ऑफिशियल कंप्लेंट भी कर चुकी हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर चुकी हैं प्रवासी बंगालियों के लिए, और एक उन्होंने स्कीम भी लॉन्च कर दी है कि जो भी व्यक्ति बंगाल वापस आना चाहता है उसको 5,000 रुपये महीना 1 साल तक बंगाल की सरकार देगी। लेकिन उन्होंने इस इशू को इतना बड़ा बना दिया कि अब वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मंच भी साझा नहीं करने जा रही हैं। ये भी आपको बता दें कि ये जो 3 मेट्रो लाइनें जो हैं, मैंने ये पढ़ा, उनके पार्टी के लोगों ने ये बताया कि इसका क्रेडिट भी एक्चुअली ममता बनर्जी को जाना चाहिए कि इसकी जो सारी डिज़ाइन थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सब, ये ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तब इस पर काम शुरू हुआ था। कितना लेट था आप सोचिए, कब ममता बनर्जी अटल जी के जमाने में रेल मंत्री थी वो, तब से चल रहा है, अटल जी प्रधानमंत्री थे, 25 साल हो गए कम से कम, और अब जाके पूरा हुआ है काम। तो ये भी बताता है कि हमारे देश में बड़े प्रोजेक्ट जो है उनकी गति कितनी तेज। लेकिन वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के मंच पे नहीं जाऊंगी। नहीं, गलत है, जाना चाहिए। देखिए, सरकारी कार्यक्रम है, हाँ, अगर प्रधानमंत्री वहाँ राजनीतिक भाषण करने लगे तो उनको तब उसके उद्घाटन करा के वहाँ से चले आए, उसके जनसभा प्रधानमंत्री पर संबोधित करते रहेंगे। ऐसा कई बार जो गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। एक कार्यक्रम मैंने देखा था कि कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री थे, मुझे ध्यान नहीं इस समय आ रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ प्रधानमंत्री गए और मोदी जी थे, और उसके बाद उन्होंने उसका, शायद अशोक गहलोत थे, उसका उद्घाटन किया, सरकारी कार्यक्रम में संबोधित किया, उसके बाद उनकी अलग रैली थी, वो अपने भाषण से, प्राइम मिनिस्टर के भाषण से पहले चले गए, वो चले गए, तरीका होता है। चले सर, लेकिन उन्होंने इसको इशू बना दिया, अब ये मामला बड़ा बनेगा। पाकिस्तान की खबर आपको बताता हूं, पाकिस्तान में कुछ बड़ी हलचल हो रही है, कुछ नई समीकरण बन रहे हैं। वजह क्या है? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े फैसले में इमरान खान जो 2 साल से जेल में हैं, उनको, उनके ऊपर कुल 9 मामले बताए जा रहे हैं, 8 में उनको बेल मिल गई। ये सारे वो महत्वपूर्ण मामले थे जो मई 2023 में जब इनको पकड़ा था, जब इनको अरेस्ट किया गया था, तो इनके समर्थकों ने सेना के ऊपर जो हमले किए थे, सेना हेडक्वार्टर पर हमला, लेफ्टिनेंट जनरल के घर में हमला, कोर कमांडर के घर में घुस जाना, स्मारकों पर लातें चलाना, इस किस्म की घटनाएं वहां हुई थी। सीधा प्रोटेस्ट सेना के खिलाफ था। पहली बार सेना पर हमला हुआ था पाकिस्तान में, पहली बार ऐसा हुआ था पाकिस्तान के इतिहास में। तो वो बहुत संगीन मामले इनके ऊपर चल रहे थे, उन सारे केसेस में इनको बेल मिल गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये आसिम मुनीर की सहमति के बिना ये हो ही नहीं सकता कि इन मामलों में इनको बेल मिल जाती। अब एक मामला बचा है केवल, और वो करप्शन का मामला है जिसमें इनको सजा हो चुकी है। लेकिन क्योंकि वो अपील में जाएगा वो भी, तो उस मामले में इनको बेल मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट केस थे उसमें बेल मिल गई। अब क्या आसिम मुनीर ने इनके साथ कोई डील की है? क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच में कोई खटास आ गई है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि सर ज्यादा बताएंगे, इमरान खान सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। अब ये बाहर आएंगे तो सरदर्दी तो बढ़ेगी शहबाज शरीफ की। शक नहीं है कि इमरान खान सबसे लोकप्रिय नेता है वहाँ पर, बल्कि वही लीडर है। मैं लोकप्रिय भी नहीं कहता, उनको लीडर मानता हूँ। शहबाज शरीफ साहब तो है नहीं लीडर। तो सर ये कैसे, मतलब आप मानते हैं कि मुनीर की सहमति के बिना हो सकता था? संभव ही नहीं है, बिना मुनीर की सहमति के नहीं होगा। और ये हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की तो अब चला चली की बेला है। अब वो कितना समय लगता है, कितना नहीं लगता, और उसका एक रास्ता है वो एडहॉक अरेंजमेंट ही है वो। लेकिन सर मुनीर की तो दुश्मनी है इमरान खान से, मुनीर क्यों बाहर निकलवाएगा? सर राजनीति में वही बात है, हिंदुस्तान की तरह ही पाकिस्तान में कि कोई स्थायी दोस्त नहीं है, कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। अभी शहबाज शरीफ साहब को करना, और उनको एक लेजिटिमेसी चाहिए। हमेशा ये बात होती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में या कहीं भी राजा को एक लेजिटिमेसी चाहिए होती है। तो लेजिटिमेसी में इमरान खान उनकी मदद कर सकते हैं, और यदि वो बाहर आ जाते हैं तो और ठीक होगा उनके लिए। डील तो हमें लगता है ट्रम्प साहब देश छोड़ने की डील हो गई है सर, इमरान खान देश छोड़ने की। अच्छा। इमरान खान की स्वास्थ्य की समस्या है, इमरान खान अपना इलाज कराना विदेश जाएंगे। इमरान खान की जो पार्टी वो कोई और चलाएगा, इमरान खान राजनीति से संन्यास लेंगे, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। लगभग उनके बीच में डील हो चुकी है। इस डील पर इमरान खान को छोड़ा जाएगा, वो स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए। इमरान खान तो जेल से मैसेज बाहर भिजवाते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन मैं, अब देख लेना ना, उनको बेल होगी, वो स्वास्थ्य ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाएंगे, पार्टी की कमान किसी और को दी जाएगी, और इमरान खान पाकिस्तान की सक्रिय राजनीति से लगभग बाहर हो जाएंगे। जनरल मुशर्रफ ने उनको भेजा गया था। ये बात भी
इमरान खान 2 साल से जेल में है, डील करनी होती पहले भी कर सकते थे। अब अभी तक उनकी तरफ से 25 साल की सजा हो चुकी है, उनको बाहर ही नहीं आएंगे। जिस करप्शन के मामले में 25 साल की सजा है वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे, और वो जानते हैं कि आसिम मुनीर किस ताकतवर है। बेल होगी को 10 मामलों में फिर से अरेस्ट कर देंगे। इमरान झुक गए, मतलब झुक गए। इमरान को समझ में आ गया कि अब जिस तरीके से आसिम मुनीर ताकतवर हो गए, अब उनके पास कोई चारा नहीं है मुनीर से कॉम्प्रोमाइज करने का, वरना मुनीर उनको बाहर नहीं आने देंगे। पाकिस्तान में कोई भी बड़ा फैसला बिना अंकल सैम की मर्जी से नहीं होता। अमेरिका की मर्जी, बिल्कुल। ये मान के चलिए इसमें कहीं ना कहीं अंडर हैंड अमेरिका के डीप स्टेट का कोई ना कोई जरूर रोल होगा। इमरान खान की कोई बात हुई कि वहां उस देश में बिना उसकी मर्जी के कोई फैसले नहीं होता है। तो जेल में मुनीर 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। त्रिपाठी जी बताइए, जेल में बंद इमरान खान भी सरदर्द है क्या मुनीर और शहबाज के लिए? नहीं, देखिए बड़ा सरदर्द है, और अभी भी कोई कुछ भी कहे, अब क्या डील हो गई है ये तो आगे समझ में आएगा, लेकिन इमरान खान का होना ही पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको ISI कहते हैं, आर्मी कहते हैं, उनके लिए बड़ा सिरदर्द है। पहली बार पाकिस्तान में ये हुआ है कि पाकिस्तान की जनता अपने नेता के लिए सड़क पर आई है। पहली बार पाकिस्तान की जनता ये कहने लगी कब तक ये सेना वाले दुनिया भर की लूट, भ्रष्टाचार, जितने तरह के कुकर्म हैं ये करते रहते हैं, हम इनको क्यों झेलें? और वो बार बार रिएक्ट करता है। तो हो सकता है कि उसको कहीं न कहीं कुशन देने के लिए, उसको कम करने के लिए कोशिश हो रही है, लेकिन इमरान खान इतनी आसानी से मान जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। और उनके पीछे फोर्स बड़ी है, पॉलिटिकल फोर्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस उनके पीछे बहुत बड़ी है। अब ठीक है कि जब आप सीधे सीधे इस तरह की तानाशाही होते हुए दिखते हैं तो शायद वो बहुत नहीं। मुझे भी हैरानी होगी पर्सनली अगर कि ये डील कोई कर ले और बाहर चले जाए। अगस्त में जो होने वाला था, इमरान खान की पार्टी जो करने वाली थी, वो पूरा खत्म हो गया, कोई उनका विरोध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अब समझ में आ गया ये तो थी साहब पाकिस्तान की बात। अब मैं आपको भारत, चीन, रूस, अमेरिका की एक बात बताता हूं। टाइम कम है इसलिए सारी खबरें जल्दी से आपको बता देता हूं, फिर उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट ये हुई है कि ट्रंप अब पहले तो टैरिफ को उन्होंने सैंक्शन कह दिया, अब तो वो ये कह रहे हैं, वो उनके आसपास के लोग, कि यूक्रेन के युद्ध के लिए जिम्मेदारी भारत है। उन्होंने लगभग ये कह दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता भारत होकर ही गुजरता है। रूस यूक्रेन के युद्ध में शांति का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। ये उनके सबसे प्रमुख सलाहकार ने ये बयान दिया है, कैमरे पर मीडिया को ये बयान दिया है। और उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह ये है, और भी देखिएगा वो तार कैसे जोड़ते हैं कितनी शातिर तरीके से, कि ये रूस से तेल खरीदते हैं। रूस से तेल खरीदना भारत की मजबूरी नहीं है, रूस हमें कोई इतना सस्ता तेल नहीं देता, ये अमेरिका कहता है। तो ये जानबूझ के रूस से तेल खरीदते हैं। रूस से तेल खरीदते हैं केवल अपनी जरूरत के लिए नहीं, उसको रिफाइन करके फिर बेचते हैं यूरोप को और बाकी दुनिया को, उससे पैसा कमाते हैं। ये सारा पैसा जो तेल का है उससे रूस हथियार खरीदता है, वो चलाता है वो यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन को बचाने के लिए हमें यानी अमेरिका को यूक्रेन को हथियार देने पड़ते हैं। तो नुकसान सीधा अमेरिका के टैक्स पेयर का हो रहा है भारत की वजह से। ये उन्होंने ऐसे कान पकड़ा कि हमारे तेल खरीदने की वजह से अमेरिका के लोग अमेरिका को हथियार देने पड़ते हैं। ये कहते हुए हो सकता है कि लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन लग रहा है कि ट्रंप जाते जाते नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बना के जाएंगे। भारत कभी इस स्थिति में रहा है क्या कि दुनिया के किसी भी जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में वो लीड ले पाए? उसकी भूमिका कभी ऐसी रही है क्या? यहां तक कि उसकी भूमिका तो ये भी नहीं रही थी। और अभी हाल के वर्षों में क्या हुआ, इमैनुअल मैक्रोन फोन कर रहे हैं, हमारी आपकी बात हो रही, G7 और ब्रिक्स, इसकी दोनों की प्रेसिडेंसी है, ये साथ साथ काम करेंगे। ट्रंप का क्या हाल हुआ होगा? इनके खुद के जो फॉर्मर NSA हैं, वो जॉन, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया ये एब्रेशन है ट्रंप, और भारत जैसा इतना विशाल देश, इतनी बड़ी इसकी एपेटाइट है, 3.5 साल जेल जाएगा। उन्होंने तो ये कहा कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति रहने के लायक नहीं है। और निक्की हेली क्या कर रही है? निक्की हेली कह रही है, अभी हडसन इंस्टीट्यूट में उन्होंने भाषण दिया कि भैया तुम चीन पे कुछ नहीं कर पा रहे हो, भारत जैसे देश समय चला गया। भाई खबर बता देता हूं, ये चमत्कार भी ट्रंप ने करवाया कि चीन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी, चीन के राजदूत ने भारत में, कि जो ट्रंप है ये बुली है अमेरिका, और भारत को किसी बुली के सामने नहीं झुकना चाहिए। चीन भारत के साथ खड़ा है मजबूती से, खामोश नहीं रहना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। और हमारा बाजार खुला है भारत के लिए, हम आपके समर्थन में, हमारा बाजार आपके लिए खुला हुआ है, ये चीन कह रहा है। सोचिए जरा। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं बड़ा उत्सुक हूं जाने के लिए तियानजिन में एससीओ समिट में शी जिनपिंग से मिलने के लिए। खैर ये देखिए दुनिया में चमत्कार हो रहे हैं। सर इतना समय था, बहुत शुक्रिया।